हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर योर अपकमिंग जेई मेंस फैब अटेम्प्ट। करेक्ट है? मैं हूं आपका अपना एनएस सर। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की मेंस में इंपॉर्टेंस 100%, मतलब श्योर है इसका क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की एडवांस में भी इंपॉर्टेंस 100% श्योर आएगा इसका टॉपिक। करेक्ट है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की वेटेज की अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैंने आपको बता दिया 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आएगा, आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, प्रॉपर्टी से बेस्ड भी आ सकता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद डेफिनेट लगा करके जो कंसेप्ट लगता है वो आ सकता है, वोलीज फॉर्मूला पे आ सकता है, लिमिट एज ए सम पे आ सकता है, एस्टिमेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ सकता है। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, लैमनीज पे आ सकता है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करने चल रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद द व्हाट इज द डेफिनेशन पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फंडामेंटल डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की फंडामेंटल डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी फंक्शन के इंटीग्रल को हम लोग कैपिटल एफ एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी में अगर मैं एक लिमिट लगा देता हूं ए से बी तक, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। करेक्ट है? दिस कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। एक छोटा सा पॉइंट होता है, शायद पता होगा आप लोगों को, ये ए नहीं होता, बेसिकली ये होता है ए प्लस, और ये बी नहीं होता, बेसिकली होता है बी माइनस। यानी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू की बात करता हूँ तो बेसिकली होती है एफ ऑफ बी माइनस की, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो एफ ऑफ ए प्लस की। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक एरियाज के सम को रिप्रेजेंट करता है, एरियाज के सम को। करेक्ट है? अलजेब्रिक सम की बात करो तो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, मतलब ऊपर का एरिया होगा तो ऊपर। मान लो ऐसे मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, बेसिक कंसेप्ट है। तो ये एरिया आएगा और ये एरिया आएगा, तो टोटल एरिया कितना आएगा? दिस माइनस दिस, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। ठीक। द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स इज द रिप्रेजेंटिंग व्हाट? फैमिली ऑफ कर्व। वेयर एज यहाँ की डेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक फंक्शन ऑफ एक्स होता है बेटा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन एक नंबर होता है जो कैलकुलेट करके आता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कभी नहीं बता पाएंगे। क्लियर? दो छोटे से पॉइंट से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जो मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन ले रहा हूं बेटा, वो इलस्ट्रेशन उस कंसेप्ट पे है कि हम पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर लिमिट्स को अप्लाई करेंगे जो भी दे रखी है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रल 1 से 2 dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कल आपको बताया होगा, या तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड बोल सकते हैं, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बोलना चाहते तो इसके डिफरेंस को ऊपर लिख देते हैं अपन। तो अपन ऊपर लिखेंगे x प्लस 2 माइनस का x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx। अच्छा, मैं dx vx ना लिख पाऊं तो मेरे नवाबों परेशान नहीं होना है, आपको मेरे साथ चलते चलना है। मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, मिल करके फोड़ के आएंगे एग्जाम को। ठीक है? मतलब फोड़ेंगे तो आप ही, बट हमें आप एक अच्छा सा बस रिजल्ट देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक अच्छा सा रिजल्ट चाहिए। ठीक है? देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके दीजिएगा। x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, 1 अपॉन x प्लस 1 आएगा, माइनस का 1 अपॉन x प्लस 2 आएगा, टाइम्स ऑफ dx आएगा। अब 1 अपॉन x प्लस 1 का मतलब हो जाएगा लॉग में, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी ln ऑफ x प्लस 1, ln ऑफ x प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 2, माइनस का ये क्वांटिटी कहां जाएगी? ln ऑफ x प्लस 2। करेक्ट है? लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 2। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे इसको, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर? ये बन जाएगा ln 3 माइनस का ln 2 माइनस ये बनेगा कितना? ln 4 माइनस माइनस ऐसे लिख देता हूं, माइनस ln 3। ठीक, थोड़ा पूरा सॉल्व करेंगे तो बनेगा ln 3 प्लस ln 3, 2 ln 3 आ गया बेटा, 2 ln 3 माइनस का ln 2 माइनस का ln 4। अल्टीमेटली यहां से आ जाएगा ln 9 और 4 दूनी 8, 9/8, यानी हमारा फाइनल आंसर आएगा ln 9/8। तो मैंने क्या किया बेटा, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखिएगा। पहले क्या किया गया है? पहले इस क्वेश्चन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया गया है, फिर लिमिट लगाई गई है, कोई प्रॉपर्टी कोई एप्लीकेशन नहीं। करस्पॉन्डिंगली दिस आंसर इज ln 9/8, ln 9/8, ln 9/8, यानी योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसी कंसेप्ट पे।
द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x इंटू कॉट इनवर्स फलाना डिमाका 0 to 1। ठीक, छोटी सी चीजें दिख रहा है आपको, x और कॉट इनवर्स है तो हमें बाई पार्ट्स की थॉट आएगी, इसके अलावा किसी की थॉट नहीं आएगी। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमने क्या किया ये उसको समझते हैं पहले। 0 से 1 x इंटू ये जो कॉट इनवर्स है इसको मैंने tan इनवर्स में लिखा। रीजन पता है आप लोगों को, मैंने आप लोग को इनवर्स के टाइम पे बताई थी बात, नहीं बताई होगी छूट गई होगी तो मैं आप बता देता हूँ। कभी भी आपके पास इनवर्स का कोई भी आर्टिकल दिया हो, साइन कॉस टेन कॉसिक साइन कॉस कॉसिक सेक एंड कॉट, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए 10 में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आसान होते हैं, हमें रिजल्ट्स याद रहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते, ये बन गया 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 टाइम्स ऑफ dx। अब अपने को दो चॉइसेस दिख रही थी, या तो हम इससे बाई पार्ट्स लगाएं, हम इस x को अगर हटा सकते हो तो हम हटा देते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t माना। जब हमने एक्स स्क्वायर को t माना, ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब की बार हमें लिमिट जरूर देखनी पड़ेगी। इनडेफिनिट में सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी सेहत पे, क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्या मतलब होता है? आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन मतलब जो हमने असम्पशन कर रखा है वो सही है एक्सेप्ट मॉडुलस वाला कंसेप्ट। मॉडुलस आ जाए या इनवर्स की कोई आईटीएफ की हम प्रॉपर्टी लगा दें, उस वो इंटरवल दे रखा होता है, जैसे हम लोगों ने कल क्वेश्चन देखे थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें ये चीज देखनी पड़ती है। क्यों देखनी पड़ती है? कि जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो यूजफुल होगा कि नहीं होगा गिवन लिमिट में। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर को अगर टी रखा है 0 रखोगे यानी कि इसकी लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले जब रखोगे 0 तो टी की वैल्यू 0 आएगी, मतलब लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट में एक्स को 1 रखोगे तो टी की वैल्यू 1 आएगी। और आपने एक्स स्क्वायर को टी रखा है तो बेसिकली आपने 2x dx इज इक्वल टू dt माना है। 2x dx इज इक्वल टू dt माना है। इफ आई कंसीडर दिस एज i इंटीग्रेशन i, तो देखो ये जो पार्ट बैठा हुआ है x और dx ये इसको खा जाएगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था i, ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन के एक और एडवांटेज होता है बेटा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं आंसर लाने के लिए वापस हमको बाउंस बैक मारना पड़ता है, सारे सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करके ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स में देना पड़ता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये एडवांटेज हमारे पास होती है, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन तो एक आंसर आना है, वो आंसर चाहे तुम एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट करके निकालो चाहे टी के टर्म्स में, बस लिमिट को चेंज करते रहो। किसको चेंज करते रहो? लिमिट को चेंज करते रहो। तो आइए, एक्स डीएक्स की जगह बैठेगा dt बाई 2, लोअर लिमिट लगेगी 0, अपर लिमिट लगेगी 1, और ये बन गया तुम्हारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का टी, ठीक है बच्चों, टाइम्स ऑफ dt। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे तो व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ, नीचे जो बैठा हुआ है देखो उसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं t इंटू टी माइनस 1, t इंटू टी माइनस 1, और ऊपर लिख सकता हूं t माइनस टी माइनस 1। होपफुली कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। हाँ सर क्या दिखा? हाँ सर क्या दिखा? सर ये तो tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला दिखा। क्या दिखा? सर ये तो tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला दिखा। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को खोलना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1, और ये लिखा हुआ है tan इनवर्स t माइनस का tan इनवर्स t माइनस 1। तो i इक्वल्स टू आ गया 1/2 tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स t माइनस 1। तो अब ये वाली जो क्वांटिटी थी i इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 0 to 1 tan इनवर्स t। यहां पे मैंने क्या किया, t माइनस 1 को हटाना चाहा। t माइनस 1 को हटाने के लिए मैंने इसी प्रॉपर्टी को, अगर इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अब प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं किंग लगाऊंगा तो 1 माइनस टी आ जाएगा वो, और 1 माइनस टी माइनस करके तो माइनस टी बचेगा, प्लस में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर मैंने किंग वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, अभी मैंने पढ़ी नहीं बट बेसिक प्रॉपर्टी है 0 to 1 में, तो बन जाएगा प्लस का tan इनवर्स टी। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स टी। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। फाइनली आ जाएगा हमारे पास i इक्वल्स टू 0 से 1 tan इनवर्स टी। तो अब हमें इसको i इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स टी के बारे में बात करनी है। तो i इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स टी टाइम्स ऑफ dt। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना, तो ऑब्वियस सी बात है हम बाई पार्ट्स पे जाएंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो i इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स टी इंटू टी माइनस इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट लगा दी
टी इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ऊपर 2 लिख दिया, नीचे हाफ रख दिया, टाइम्स ऑफ डी टी। इस पे लिमिट लगा दी, 10⁻1 मतलब π/4 हो गया, 10⁻0 मतलब 0 हो गया, ठीक बेटा, माइनस का 1/2। इसको ध्यान से देखिएगा, इसका ये डेरिवेटिव लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ dz अपॉन z, तो बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट चली गई 0 to 1, ठीक है। तो i इक्वल्स टू आ गया, इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको इंटीग्रेशन आता होगा इतना, ठीक है। माइनस का 1/2, 1 रखोगे तो ln 2 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास फाइनली आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, i इक्वल्स टू π/4 माइनस ln 2/2, π/4 माइनस ln 2/2, π/4 माइनस ln 2/2। चेक करिए कोई आंसर हो तो, π/4 माइनस ln 2/2, π/4 माइनस ln 2/2, यानी आंसर बी आना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा थ्योरी से, क्योंकि अब जो चैप्टर थे बेसिक कैलकुलस हम लोगों ने कवर कर लिया, जहां जहां थ्योरी का पार्ट आता जाएगा जैसे जैसे बताता जाऊंगा। बट अब अपन क्वेश्चन पे, बच्चों के कमेंट्स आ रहे सर क्वेश्चन पे ज्यादा काम करें, तो अपन क्वेश्चन पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। चेक कर लें फटाफट, कहीं कंफ्यूजन हो देख लीजिए। बाय पार्ट्स लगा, देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है। पहले हमने आईटीएफ की प्रॉपर्टी लगवाई उसने आपसे, फिर किंग वाली प्रॉपर्टी लगवाई, और फिर उसने आपसे बाय पार्ट्स लगवाया, और बाय पार्ट्स लगवाने के बाद लिमिट लगवा करके आंसर निकलवाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस, ठीक। सेक की पावर 2/3 कॉसेक की पावर 4/3। कल अपन ने वॉलिस फॉर्मूला करके एक आर्टिकल पढ़ा था, आज भी वॉलिस फॉर्मूला पढ़ेंगे, कल इंडेफिनिट का पढ़ा था, आज डेफिनिट का पढ़ेंगे। तो ये जो सेक की पावर 2/3 कॉसेक की पावर 4/3 होता है, ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने के हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते थे π/6 से π/3, ठीक है। ये सेक लिखा हुआ था तो 1/cos में आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, तो बन जाएगा साइन की पावर 4/3x इंटू कॉस की पावर 4/3x 2/3x, ठीक है। इसको क्या कर रहा हूं मैं, कॉस की पावर 2/3x से, मतलब कॉस की पावर 4/3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो π/6 से π/3 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ठीक बेटा, नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास, कॉस से डिवाइड करूंगा 10, आपको पता है दोनों का सम चेक करो, दोनों का सम आएगा 4 2 6, 6/3 मतलब 2। 2 आने का क्या मतलब है, 2 आने का मतलब है कि जो सम ऑफ m प्लस n है वो एक इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर है तो सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, या तो हम 10x को t माने या फिर हम cot x को t माने। और अगर आपको वो नहीं याद है तो आप मैनिपुलेशन सीखिए, जो कि मैं बस सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे। sin x बैठा हुआ तो मैंने cos से डिवाइड कर दिया, इसको 10 बना दिया, तो 10x की पावर आ गया 4/3। तो जरा दिमाग लगाइए, मैंने किससे डिवाइड किया, मैंने cos की पावर 4/3 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, cos की पावर 4/3 से करूंगा। तो बेसिकली यहाँ क्या बन जाएगा, cos की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2/3 6/3, cos की पावर 6/3 मतलब cos स्क्वायर, cos स्क्वायर मतलब ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर x। आया? तो भाई यहां से क्या दिखा हमें, अगर हमने इसको z माना होगा तो ये dz लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल नीचे बटेगा z की पावर 4/3, ठीक है, टाइम्स ऑफ dz। हमने किसको z माना है, हमने 10x को z मान रखा है, हमने 10x को बेटा z माना हुआ है, क्या माना हुआ है, z माना हुआ है। अब लिमिट चेंज करो, π/6 तो 10x, अगर π/3 रखोगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, ठीक। 10x π/3, अगर π/3 रखोगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी √3, यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, z की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन -4/3 + 1 -1/3 अपॉन -1/3, तो z की पावर -1/3 अपॉन -1/3, और लिमिट कितनी जाएगी, लिमिट जाएगी 1/√3 से लेकर के √3 तक, ठीक है। थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, i इक्वल्स टू, निगेटिव तो एडजस्ट हो जाए, निगेटिव को तो मैं ऐसे कर दूंगा तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है, और ये बन गया 1 तो भाई z की जगह पे √3 रखो, तो √3 मतलब 3 की पावर 2/3, ठीक है, माइनस 1 z की जगह पे √3 रखो, तो 3 की पावर -2/3, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो i इक्वल्स टू, निगेटिव को एडजस्ट कर दूंगा तो 3/3 की पावर -2/3 माइनस 3/3 की पावर 2/3, यानी अल्टीमेटली i कितना आ गया 3 की पावर 1 + 2/3, तो 1 + 2/3 5/3 माइनस का 3 की पावर 1/3, यानी आंसर आया z इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5/3 माइनस 3 की पावर 1/3।
3^5/3 माइनस 3^1/3। करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आया? डी आया। तो देखिए किस तरीके से वो इंडेफिनिट वाले जो कल अपन ने आर्टिकल कवर किए थे उसके क्वेश्चन को कैसे जेईई मेंस ने यूज किया, मैं आपको सबसे पहले वही पिक्चर दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ठीक है, ये भी शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है। उसमें बोला है वैल्यू ऑफ अल्फा बताइए सच दैट दिस थिंग इज होल्ड। कुछ नहीं करना है, अभी क्वेश्चन किया था, इसका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो मैं आई इक्वल्स टू मान के चल रहा हूँ, इंटीग्रल अल्फा से अल्फा प्लस 1, ऊपर आएगा एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस का एक्स प्लस अल्फा, जिसको हम लोग बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करके लिख देना एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू ln 9/8 लिखा हुआ, वो पर मैं आगे चल करके मैनिपुलेट कर लेंगे। तो आई इक्वल्स टू बन जाएगा अल्फा से अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये कटेगा 1/x प्लस अल्फा आएगा माइनस का 1/x प्लस अल्फा प्लस 1 आएगा। ठीक है, टाइम्स ऑफ डी एक्स आएगा। थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा ln ऑफ x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई x प्लस अल्फा प्लस 1। ये इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने दोनों का। ठीक है, और लिमिट लगा दी अल्फा से अल्फा प्लस 1। ये समझ आया कैसे लिखा? अरे इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस अल्फा आएगा माइनस ln दिस आएगा, ln की प्रॉपर्टी लगा दी तो m/n बना दिया। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा ln ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 रखेंगे 2 अल्फा प्लस 2 माइनस ln ऑफ अल्फा रखेंगे तो 2 अल्फा आएगा डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस 1 आएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो आई बन जाएगा ln ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2। ठीक है बच्चों, मेरे नवाबों कुछ आ रहा है, क्या करा जा रहा है उसको ध्यान दें, किस तरीके से करा जा रहा है उस पर भी ध्यान दें। ठीक है ना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसके डिफरेंस को सजाया, सेपरेट किया और थोड़ा सा फास्ट किया। थोड़ा सा फास्ट क्यों किया? क्योंकि अब हम पेपर के फ्रेम जोन की तरफ मूव कर चुके होंगे 4 दिन में, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को फटाफट प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फास्ट मेथड, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फास्ट। ठीक है, अब ये जो डाटा अंदर बैठा हुआ यही डाटा 9/8 है, करेक्ट है। तो यहां से अपने पास आ गई इक्वेशन 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 9/8। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तो सिंपल था क्वेश्चन बचा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट कवर करके मैंने यहां से अल्फा में एक्सप्रेशन बना दी। तो थिंक अबाउट द अप्रोच, थिंक अबाउट द स्पीड and think about the simplification of the question. All three things should be properly in your mind whenever you are attempting your paper. करेक्ट है, क्योंकि आपको लगने में बहुत आसान लग रहा हो लेकिन अभी भी देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन है। तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ से अल्फा की शायद 2 वैल्यूज आएंगी और उसमें से एक वैल्यू एक्सेप्ट करी जाएगी, एक वैल्यू रिजेक्ट करी जाएगी। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन दे रखा है उसकी करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर अल्फा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें वैल्यू, अब इसका एक तरीका और भी है। मान लो आप इसको नहीं सॉल्व करना चाहते, सर कौन सॉल्व करे, इतना बड़ा भयानक लिखा हुआ है, तो भैया आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन को उठाओ और धरते जाओ, फटाफट हवा में चेक कर लो, जिस ऑप्शन की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो आंसर होल्ड कर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग ओवर हियर, इंटीग्रल 0 से π/2 cot x अपॉन cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल्स टू m टाइम्स पाई प्लस n देन m इंटू n इज इक्वल्स टू, आई सपोज दिस इज ऑल्सो द जेईई मेंस क्वेश्चन। शायद ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना किस तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है। भाई cot अपॉन cot प्लस cosec है, भैया देखो cot वॉस से थोड़ी सी मोहब्बत कम होती है, तो हम तो अपनी दुनिया में पहुंच गए। किसकी दुनिया में पहुंच गए? वही जिनसे हमें मोहब्बत थी। किससे थी मोहब्बत? मोहब्बत थी साइन कॉस से। तो ऊपर बैठेगा कॉस अपॉन साइन कुछ कुछ कुछ, नीचे बैठेगा कॉस अपॉन साइन कुछ 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 प्लस का 1 अपॉन साइन कुछ कुछ कुछ। लेट मी चेक, शानदार बात। तो अल्टीमेटली आई इक्वल्स टू आगे 0 से π/2, ऊपर बचेगा कॉस, नीचे बचेगा कॉस प्लस 1। भाई कुछ ना करो, 1 जोड़ दो 1 घटा दो, क्या करो 1 जोड़ दो और 1 घटा दो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो जैसे ही आप ये करोगे आपके पास 2 इंटीग्रेशन, भाई dx भी चल रहा है। अब बोलोगे सर आप dx नहीं लिखते हो, अरे भाई ठीक है अब तो बड़े हो गए, कौन तुमसे कह रहा है पेपर में करते हो dx लिखो। अब भैया इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हो, ऐसा थोड़ी कि टी जेड पप्पू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने लग जाओगे।
पप्पू, वो जो अपना प्यारा पप्पू, cos प्लस 1 से cos 1 कट जाएगा, तो इंटीग्रल 0 से π/2 आ जाएगा 1 dx, और माइनस 0 से π/2 आ जाएगा 1/1 प्लस कॉस। आप सोच रहे हो सर क्या आप ये सब भी करा रहे हो हमसे, है ना, ये तो हम फटाफट कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कब कहा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई दी कोस टू, ये तो बन गया π/2, इंडिकेट कर लोगे तो, और ये आ गया 1/1 प्लस कॉस। बहुत सारे तरीके इसको करने का, रैशनलाइज करके कर सकते हैं। मान लो रैशनलाइज करके कर देता हूँ, 0 से π/2, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। ठीक, तो बन जाएगा π/2 माइनस, ये बन गया 0 से π/2 cosic स्क्वायर एक्स, दूसरा बन जाएगा माइनस का cot x इंटू cosic x। ठीक है, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस cosic स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का cot x, ध्यान देना। ठीक है, लिमिट जाएगी 0 से π/2 माइनस cot x इंटू cosic x आएगा माइनस का cosic x, तो प्लस का cosic x हो जाएगा ये, और लिमिट जाएगी 0 से π/2। ये जो वैल्यूज होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, दीज आर द लिमिटिंग वैल्यूज, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। π/2 रखोगे, cot π/2 0, 0 रखोगे इन्फिनिटिव, तो अल्टीमेटली बनेगा तुम्हारे पास π/2 माइनस, ठीक है, इस माइनस माइनस को ओपन कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, π/2 रखोगे तो 0 आएगा और माइनस का इन्फिनिटिव आएगा, फिर माइनस आएगा, π/2 रखोगे 1 आएगा और फिर माइनस का इन्फिनिटिव आएगा, तो ये इन्फिनिटिव इस इन्फिनिटिव को खा जाएगा और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 1, π/2 माइनस 1, और हमें चाहिए पाई प्लस m प्लस n। ठीक है, तो यहां से अगर अपन ने 1/2 को बाहर निकाला तो अंदर बनेगा पाई माइनस 2। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा बेटा, तो मंकी दिखेगा हाफ और नालायक दिखेगा -2। चेक करो, मंकी दिखेगा हाफ, करेक्ट बात है, और नालायक दिखेगा -2, करेक्ट बात है। तो m इंटू n चाहिए अपने को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n क्या आ गया -1, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा A। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। दिस इज ऑल्सो आई सपोज जेईई मेंस क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अब जेईई मेंस के लूंगा इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि अपन ने इंडेफिनिट में काफी चीजें पढ़ रखी हैं, और जो मैंने एनालिसिस किया है बहुत मेहनत के साथ किया है बेटा। काफी टाइम लगता है हमें इन चीजों को सेलेक्ट करने में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और मैं चाहता हूँ वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ लिमिटेड टाइम के अंदर, जिसके साथ आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए अपना, कि जब आप प्रीवियस ईयर करें तो आपको लगना चाहिए कि हमने कुछ चीजें सीखी हैं या अपन अप्लाई कर पा रहे हैं उनको। ठीक है, तो जैसे ये एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन अलॉन्ग विद द फर्स्ट फाइंडिंग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब फर्स्ट सॉल्विंग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये ई की पावर एक्स मुझे बाहर दिख रहा था। जब मुझे बाहर ई की पावर एक्स दिख रहा था तो मेरा मन बहुत तड़प रहा था। क्या तड़प रहा था कि देखिए कि तुमको क्या होता है, कुछ ना बताएंगे, कुछ भी कहो, हंसते हंसते इसको करते जाएंगे। गाना सुना होगा, बड़ा प्यारा गाना था। ठीक है, ई की पावर एक्स, कल अपन ने पढ़ा था ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को देख करके कुछ याद आना चाहिए, किसकी, हो ना हो वो ना हो ना हो वो ना हो। जरा सी आहट होती है तो यूं महसूस होता है कहीं तुम कहीं वो तो नहीं। ठीक, वही वाला फंडा इसमें लगेगा। तो भाई देखो मैंने क्या किया, 1/2 ई की पावर एक्स आई दी इक्वल्स टू, अब जो बैठा था उसको देखो मैं कैसे सजा रहा हूं, बगल में गया तो x की पावर x बैठा है, 2 प्लस ln x बैठा है। x की पावर x का डेरिवेटिव आता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln, शानदार बात। ठीक है, तो मैंने x की पावर x लिखा, इस 2 को लिखा है इंटू 1 प्लस x की पावर x लिखा और 1 प्लस ln x लिखा, टाइम्स ऑफ dx लिखा। लो भाई हो गया क्वेश्चन। भाई 2 प्लस log x देख करके कैसा लग रहा था, और और क्या होगा, कैसे करेंगे, लॉग भी है, x की पावर x भी है, e की पावर x भी है। क्यों? क्योंकि हमें x की पावर x का डेरिवेटिव नहीं याद होगा, पहली चीज। हमें e की पावर x को देख करके होना होगी थॉट नहीं आएगी, दूसरी चीज। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, हमें अच्छे से स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यही फंडा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा अगर फंक्शन रहा होगा तो देखो ये उसका डेरिवेटिव रहा होगा। अब अगर ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है तो हमारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ जाएगा हो जाएगा 1 से 2 e की पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश। तो फाइनल आंसर ही लिख दे हम लोग, क्यों ये सब कर रहे हैं, इतनी राम कथा क्यों गाई जाए।
तो हमें पता ही चल चुका है कि सीता किसका बाप। आप सोचोगे सर सीता किसका बाप, अरे भाई सीताराम नाम होता है किसी के पिताजी का, वही फंडा है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर एक्स, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और लिमिट जाएगी 1 से 2, यानी अल्टीमेटली आई इक्वल टू आएगा हमारे पास 4e स्क्वायर माइनस ई। तो ई को बाहर निकाल देंगे तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ 4e माइनस 1। ई टाइम्स 4e माइनस 1 कोई ना कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। शानदार बात, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से देखिए जेईई मेंस के क्वेश्चन को हम कैसे तेजी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कम कैलकुलेशन के साथ, अगर हमें स्ट्राइक कर जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, 0 से हाफ है, dx इज k/6 देन k इक्वल्स टू, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू k/6 के बराबर और k पूछा गया, मतलब बेसिकली हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब भाई अगर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है 0 से हाफ एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो देख करके लगता है कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो लॉ सर जी साइन थीटा रख देते हैं। ठीक है भाई, रख दो साइन थीटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके साइन थीटा रखने से। तो जब हमने इसमें एक्स की जगह पे साइन थीटा रखा बेटा, तो हमारी लिमिट भी चेंज होंगी। थीटा की लोअर लिमिट आ जाएगी 0 और थीटा की अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन था आई इज इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो गया बेटा 0 से π/6। ध्यान देना है, ऊपर बैठेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बैठेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 मतलब कॉस क्यूब थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव बैठेगा कॉस थीटा डी थीटा। तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा ने मोहब्बत कर ली, 0 टू π/6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन गया बेटा, टाइम्स ऑफ डी थीटा आ गया। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही प्यारी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये 0 से π/6 लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा tan थीटा माइनस थीटा, और लिमिट चली जाएगी 0 से π/6। वैल्यू पुट कर देंगे, π/6 का मतलब 1/√3 माइनस π/6 आंसर आएगा। तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा 6√3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा 6 माइनस का √3 पाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें k/6 चाहिए। तो अगर ये वैल्यू k/6 के बराबर थी तो 6 से 6 तो कट गया, और k की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, k की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो k इक्वल्स टू आ जाएगा √3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2√3 आएगा, 2√3 माइनस का पाई, तो k इक्वल्स टू आएगा 2√3 माइनस पाई, 2√3 माइनस पाई, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो किस तरीके से इनडेफिनिट का यूज करके डेफिनिट की लिमिट लगवा करके क्वेश्चन से सॉल्व करवाए गए हैं, जो कि मैंने एनालाइज किया है कि जेईई मेंस ने पिछले 2-3 साल से लगातार जो क्वेश्चंस पूछे, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला पार्ट काफी पेपर्स में पूछा गया है। तो इसलिए कृपया हमें इस पार्ट पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। किसकी बात करने जा रहा हूं? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। एवरीवन इज वेरी मच कंफर्टेबल विद द प्रॉपर्टी पार्ट। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि एक्स की जगह पे टी रख दो, इंटीग्रेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर हमने लिमिट को इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर ए से बी कोई फंक्शन था और वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं ए से सी में और सी से बी में। ये चीजें ध्यान रखना कि ये सी से सी माइनस होगा और ये सी प्लस से बी तक होगा। ठीक है, छोटी सी चीजें ध्यान होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टीज पे। उसने बोला फंक्शन दे रखा 2 to 5, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बताओ। देखो अभी तक मैंने कोई भी इंटीग्रेशन में आपको एप्लीकेशन किसका नहीं बताया, ग्राफ का नहीं बताया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ग्राफ बनेगा 3 से छोटे के लिए और 3 से बड़े के लिए। कहां तक जाना है? 2 से लेकर के 5 तक। बस हमें 2 से 5 तक में इंटरप्रेट करना है टिल 3। तो 2 से 3 तक ये ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। 2 पे आएगी 5 वैल्यू, ठीक है, 2 पे आएगी 5 वैल्यू,
2 पे आएगी 5 वैल्यू और 3 पे आएगी 6 वैल्यू। तो ये होगी 5 और ये होगी 6, ठीक है। तो ये ग्राफ बना दिया ऐसे, 3 पे ओपन रखना, 3 पे ओपन रख दो। फिर 3 से 5 तक जाना है हमें, 3 से 5 तक ये ग्राफ है, y = 3x² + 1। 3 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, चाहो तो ना भी करो, चाहो तो कर लो, ग्राफिकली मैं दिखा दूं, या बेसिकली इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि थोड़ा बिना ग्राफ के जल्दी हो जाएगा, ठीक। बिना ग्राफ के जल्दी कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसने डिफाइनिंग दे रखी है। अगर डिफाइनिंग ना दी होती, कुछ और इंटरप्रेट करवाता तो हम शायद ग्राफ से जाते, लेकिन उसने डिफाइनिंग दे रखी तो हमको ग्राफ बनाने की शायद जरूरत ना पड़े, बिना ग्राफ के हमारा काम चल जाएगा। आइए तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 से 5 वाले को ब्रेक किया, जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ था इसको मैंने लिखा है 2 से 3, प्रॉपर्टी 3 की हेल्प से, प्लस 3 से 5। अब 2 से 3 जो फंक्शन होगा उसको लिखेंगे, तो 2 से 3 हमारा फंक्शन था x + 3 टाइम्स ऑफ dx, और 3 से 5 जो फंक्शन होगा उसको लिखेंगे, 3 से 5 हमारा फंक्शन है 3x² प्लस का 1, 3x² प्लस का 1 टाइम्स ऑफ dx। अब जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x²/2 प्लस का 3x, लिमिट जाएगी 2 से 3, ठीक, प्लस का x³ प्लस का x, लिमिट जाएगी 3 से 5। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा इसका, वो आंसर आता है 211/2। कितना आएगा, 211/2। मेरे प्यारे बच्चों पर इस चीज को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी इस जगह पे, वो पार्ट में आपके एंड पे छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अरे मेरे नवाबो जग रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आया मॉडुलस ऑफ x - 1 माइनस का x का मॉड dx 0 से 2, ठीक। ये भी शायद जेईई का क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो देखो हमको इसका क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो हम इसको 0 बना देते हैं पहले। तो एक तो देखो हमें दिख रहा है 1, ठीक है, और एक हमें ये क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने मॉडुलस ऑफ x - 1 = x ले लिया। तो यहां से हमारे पास आ गया x - 1 = +- x, x - 1 = +- x से हमारे पास x प्लस करेंगे तो होल्ड नहीं करेगा, माइनस करेंगे तो 2x = हाफ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इस क्वेश्चन के, वो 2 आ गए। कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ गए, वो कौन कौन से आ गए, एक तो हाफ दिख रहा है मुझे और एक 1 दिख रहा है। 1 क्यों दिख रहा है, 1 ये दिख रहा है, किस लिमिट पे, 0 से 2 में देखना था, इसलिए मैंने 0 से 2 में देखा। यानी यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट पे तोड़ना पड़ेगा। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट विच यू हैव टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो पहला लिया हमने 0 से हाफ, दूसरा हमने लिया हाफ से 1, और तीसरा हमने लिया 1 से 2। क्लियर। चलिए अब 0 से हाफ तक अगर हम जाएंगे तो ये क्या लिखा है हम उसको पढ़ लेते। तो 0 से हाफ में आपको पता है ये वाला जो मॉडुलस होगा, ये वाला मॉडुलस निगेटिव खुलेगा, तो 1 - x - x आ जाएगा, और 1 - x - x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 - 2x टाइम्स ऑफ dx। ऐसे हाफ से 1 में जाएंगे तो भी निगेटिव खुलेगा, ये अगेन बन जाएगा 1 - 2x टाइम्स ऑफ dx, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव खुलेगा, x - 1 माइनस x कट जाएगा, ये 1 dx आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे खोला, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई। 1 के लेफ्ट, 1 से इस तरफ आओगे तो ये वाला मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा, तो 1 - x तो 1 - 2x का मॉड, 1 - 2x का मॉड, और जब 1 से आगे जाओगे तो पॉजिटिव खुलेगा, तो x - 1 माइनस x से x कट गया, -1 का मॉड 1 आ जाएगा। इधर देखिए 0 से हाफ में 1 - 2x पॉजिटिव खुलेगा कि नेगेटिव खुलेगा, 0 से हाफ में 1 - 2x पॉजिटिव खुलेगा, और हाफ से 1 में 1 - 2x क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो यानी कि ये अल्टीमेटली आ गया i = 0 to half 1 - 2x ही रहेगा ये, ठीक है, टाइम्स ऑफ dx, और ये खुल जाएगा हाफ से 1 2x - 1 टाइम्स ऑफ dx, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 - 1 1 के बराबर। इंटीग्रेट कर दिया मैंने, सिंपल सा। यहां से प्रोसीड करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, तो 1 का x आ जाएगा, इसका मतलब हाफ माइनस 0 आ जाएगा, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस x² / 2 तो 1/4 - 0 आ जाएगा, प्लस 2x² / 2 मतलब 1 - 1/4 आ जाएगा, माइनस x मतलब 1 - 1/2 आ जाएगा, प्लस 1। पूरे को सिंप्लीफाई कर देना, जो आ जाएगा वो आंसर होगा। तो 1/2 - 1/4 1/4 -1/4 1/4 कट गया, 1 आ गया, -1 आ गया, प्लस हाफ आ गया, 1 आ गया, 3/2 आ गया। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 3/2। कितना आंसर आया, 3/2। क्लियर है।
तो जेई मेंस में क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप था शायद, ये इसके ऑप्शन मैंने बना दिए हैं, या शायद ऑप्शन वाला ही था। 3.2 मतलब 1.5 आंसर आया था इसका, और 1.5 डेसिमल के पार्ट की वजह से वर्कआउट करा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपके पास जो अब इंटीजर टाइप की क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ऑप्शंस के डेसिमल में डिजिट पूछने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। जैसे जेई एडवांस ने पूछा था वैसे मेंस वाला पूछ सकता है तो दोनों मौसेरे भाई समझते ना, जेई मेंस और जेई एडवांस आर द मौसेरा भाईज मींस कजन ब्रदर्स में क्या होता है भाई, उसकी प्रॉपर्टी उसको अच्छी लगी तो उसने पूछ ली, उसकी प्रॉपर्टी उसको अच्छी लगी तो उसने पूछ ली, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ब्रैकेट टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, देन द वैल्यू ऑफ 1 से 2 बॉक्स ऑफ 2x माइनस 3x डी। भाई देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, है जेई मेंस का, बट बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस चीज पे आप ध्यान देंगे केयरफुली, कैसे इसको इंटरप्रेट करा जा रहा है, किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर पाएंगे, वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव टू बी फोकस ऑन वन पार्ट कि हाउ टू वर्कआउट ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन द ब्रैकेट शुड बी गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 3x को मैं हटाना चाहता था, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने 3x को टी मान लिया। अच्छी बात होगी भाई, जब मैंने 3x को टी मान लिया तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ऐसा कुछ दिखने लगा, dx की जगह जैसे 1/3 तो आ जाएगा बाहर, वो तो बाहर रख दो 1/3 का टर्म, ठीक है। अंदर बैठेगा कितना बेटा, मॉडुलस ऑफ 2x, x की जगह बैठेगा t/3, तो 2/3t आ गया ये, ठीक है, माइनस का। अब ये आ गया बॉक्स ऑफ t, ठीक, टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। 1/3 में बाहर ले चुका, और 3 से 6 जाएगा। ये समझ में आ गया क्यों किया, बिल्कुल आ जाना चाहिए, बिना टेंशन बिना इफ एंड बट आ जाना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है भाई। अब जो हमारे पास ये आ गया बेटा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में मॉडुलस को सॉल्व करेंगे विद इन द लिमिट। तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को तोड़ना स्टार्ट किया। तो आई इक्वल टू लिखा मैंने 1/3, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। 3 से 4 पहला, 3 से 4 में खोलेंगे तो ये बनेगा 2t/3 माइनस 3 कम आउट, ठीक, प्लस dt चल रहा है, मैं dt नहीं लिखूंगा, ठीक है। 4 से 5, अरे मेरे नवाबो फोकस, ठीक, मॉडुलस ऑफ 2t/3 माइनस का 4 से 5, बॉक्स की वैल्यू 4, प्लस 5 से 6 मॉडुलस 2t/3 माइनस बॉक्स की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ dt। अब मान लो कोई बच्चा तड़प रहा, सर कैसे कैलकुलेट करें, 2t फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इससे भी 3 बाहर निकालो, इससे भी 3 बाहर 1/9 चिपका दो, तो बाहर तो चिपक गया 1/9, ठीक है। अब देखो अंदर बन गया 3 से 4, अब ये लिखा हुआ है 2t माइनस का 9, अगला लिखा हुआ है प्लस का इंटीग्रल 3 से 4 मॉडुलस ऑफ 2t माइनस का 12, प्लस अगला लिखा हुआ है 5 से 6, सॉरी ये 4 से 5 है, 5 से 6 मॉडुलस ऑफ 2t माइनस 15 टाइम्स ऑफ dt। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म को देखते जा रहे हैं। तो भाई t चल रहा है 3 से 4, तो 2t चलेगा 6 से 8, और मेरे पास 9 लिखा हो तो 9 - 2t, ऐसे ही 4 से 8 10 तक जाएगा, 12 - 2t 15 - 2t, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया वो कन्वर्ट हो गया बेटा 1/9 इंटीग्रल 9 - 2t लिमिट 3 से 4 प्लस 12 - 2t लिमिट 4 से 5 प्लस 15 - 2t लिमिट 5 से 6 टाइम्स ऑफ dt। अभी भी आपको इंटीग्रेट मत करने लग जाना, जरा ध्यान से देखना, 2t चल रहा है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 प्रॉपर्टी, तो इसको लिख दूंगा i इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। इसको देखना 9 × 4 - 3 1 हो गया, प्लस 12 × 5 - 4 1 हो गया, प्लस 15 × 6 - 5 1 हो गया, माइनस 2t 3 से 6 2t dt। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को लिमिट की प्रॉपर्टी से ऐड कर दिया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 से 6, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारे पास i इक्वल्स टू 1/9, 12 9 15 कितना हुआ
12 9 21 10 31 5 36 माइनस। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, टी स्क्वायर आ गया 36 माइनस का 9 आ गया। ठीक है, 36 से 36 कट गया, अल्टीमेटली आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, चेक करें। यस, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा। क्लियर हुआ? तो किस तरीके से एक खतरनाकम विशेषकम आकर्षण क्वेश्चन, मॉडुलस विद द ब्रैकेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अ पेनफुल थिंग फॉर द स्टूडेंट, बट सी द मैजिक, सी माई मैजिक। किस तरीके से मैं अपने मैजिक से इस क्वेश्चन को कितने सुंदर तरीके से सजा सजा के बिना ग्राफिकली हमने इंटरप्रेट कर लिया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नैनो प्रॉपर्टी। इवन ऑड प्रॉपर्टी भी कहलाती है, इवन ऑड प्रॉपर्टी। मैं इसको नैनो लिखता हूं, इवन ऑड प्रॉपर्टी याद करने के लिए, इवन ऑड प्रॉपर्टी। ठीक है, इवन ऑड प्रॉपर्टी। नैनो प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरा केस होता है नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो फंक्शन 0 to a -a to a। ध्यान रखना है पहले तो इस प्रॉपर्टी में एक चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसकी लिमिट सिमेट्रिकल दिख रही है, लिमिट सिमेट्रिकल दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? लिमिट सिमेट्रिकल दिखनी चाहिए, -a से a की तरफ, -a से a की तरफ। तो अगर लिमिट सिमेट्रिकल है तो हम बोलते हैं -a से fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx प्लस f ऑफ -x। ठीक, और अगर फंक्शन इवन था तो f ऑफ -x fx के बराबर होगा, तो बन जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 8 fx dx आ जाएगा, अगर फंक्शन इवन होगा। और अगर फंक्शन ऑड होगा तो दोनों कट जाएंगे, अल्टीमेटली वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर फंक्शन इवन और कुछ भी नहीं होगा तो ये नैनो ऐसे ही मेंटेन रहेगा जैसे बना हुआ है, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज करके सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। -1 से 1 क्वेश्चन को देखा, सिमेट्रिकल लिमिट को देखा। किसको देखा? सिमेट्रिकल लिमिट को देखा। अगर लिमिट सिमेट्रिकल दिख रही तो सबसे पहले हमें थॉट आनी चाहिए, क्या कहीं अंदर नैनो फंक्शन तो नहीं बैठा हुआ है? तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने क्या किया, नैनो प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही बच्चों, तो अपन ने इसको लिखा है 0 to 1। ठीक है, और जो लिखा तो उसको एज इट इज लिखा रहने e की पावर x e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, और f ऑफ x ये बन गया। ठीक है ना, यहाँ मैं f ऑफ -x बनाऊंगा, तो f ऑफ -x बनेगा e की पावर -x माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x। ये हमने नैनो प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है भाई, बहुत शानदार बात। i इक्वल्स टू आ गया 0 to 1। ठीक है, ये लिखा हुआ e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने का इसका बेस सेम बनाना चाहा, नीचे वाला टर्म सेम बनाना चाहा, तो यहाँ पे e की पावर -x था, तो मैंने ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया? e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर -x आ गया प्लस e की पावर x आ गया, और जब नीचे भी e की पावर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस 1। ठीक है, टाइम्स ऑफ dx चली रहा है। अगर इन दोनों में ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म कॉमन निकल के आ रहा है। अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये वाला टर्म कॉमन निकल के आ रहा है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो दोनों से बाहर निकाल दिया अपन ने। तो जब दोनों से बाहर निकाल दिया तो अपने पास क्या निकल के आ गया? अपने पास निकल के आ गया 0 to 1 e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये अपन ने बाहर ले लिया और अंदर बन गया अपने पास, यहाँ 1 बच गया, यहाँ e की पावर बन गया, तो 1 प्लस e की पावर x, और नीचे सेम बना हुआ है 1 प्लस e की पावर x टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, तो ये e की पावर 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x कट गया। क्लियर? यहाँ से जब हमने इंटरप्रेट करना चाहा, तो हम थे इस स्टेप पे 0 to 1 e की पावर x प्लस e की पावर -x। ओके, तो हम पहुंच गए 0 to 1 e की पावर x प्लस e की पावर -x टाइम्स ऑफ dx। लो भाई, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e माइनस e की पावर -x, और लिमिट चलेगी 0 से 1। क्या मैंने सही किया है? बिल्कुल सही किया है, मैं गलत करता ही कहाँ हूँ। ठीक है ना भाई, गलती वलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता देना। ब्रह्मा है नहीं, इंसान है, छोटी मोटी गलतियां हो सकती है कैलकुलेशन की। 1 रखेंगे तो e आएगा, माइनस का 1/e आएगा, और माइनस का 0 रखोगे तो 1 आएगा, और 0 रखोगे तो 1 आएगा। यानी अल्टीमेटली हमारे पास जो आई का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा e माइनस 1/e। ऑप्शन है कोई? e माइनस 1/e, e माइनस 1/e, स्क्वायर माइनस 1/e, यानी हमारा आई का आंसर आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1/e। जिस फॉर्मूले में दे रखा था हमने उस फॉर्मूले को ऑब्जर्व किया है, तो e स्क्वायर माइनस 1/e बेटा
ई स्क्वायर माइनस 1/, अरे मिल गया भाई, सी ऑप्शन है ई स्क्वायर माइनस 1/। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ भागते। अरे ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी आया हुआ और हमारे तो नोट्स का क्वेश्चन है भाई। कॉपी इसीलिए बोली जाती, पढ़ के बैठो, साथ में रख के देखते जाओ, फटाफट चीजों को रिवाइज करते रहो, मजा आता रहेगा। लिमिट -1 से 1, लिमिट -1 से 1। अब अंदर वाले फंक्शन को भाई, अंदर अगर लिमिट सिमेट्रिकल दिख गई तो हमारे दिमाग में आएगा ऑड या इवन। ठीक है, तो लो भाई ऑड इवन को चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर मैंने फंक्शन माना हुआ था, हमने फंक्शन माना हुआ है f(x) = ln of 2 - x upon 2 + x। तो मैं आपसे f of -x की डिमांड करूंगा सिर्फ। तो f of -x करोगे तो बनेगा ln of 2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x। रेसिप्रोकल लिखा हुआ भाई देखो, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली कैसा फंक्शन आ गया ये, तो ये फंक्शन ऑड आ गया। अब अगर ये फंक्शन ऑड आ गया और लिमिट सिमेट्रिकल तो उत्तर मेरे पुत्र 0। खत्म 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 खेल लिए हम लोग। खत्म खत्म क्या खेल लिए, खत्म 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 खेल लिए। एक आता था ना खतरा खतरा खतरा, तो हमने देखा खत्म खत्म खत्म। तो भाई क्या किया गया, फंक्शन को ऑब्जर्व किया गया, फंक्शन हमारा ऑड आ गया, फंक्शन हमारा ऑड आ गया, इमीडिएटली हमने लिमिट को इंटीग्रेशन को 0 कर दिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन हुआ भा। फंक्शन दिया है 2 - x cos x upon 2 + x cos x, gx दे रखा है ln x, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/4 से π/4 g of fx dx। अच्छा भाई g of fx dx, बहुत शानदार। तो हमें क्या करना है, फिर से लिमिट सिमेट्रिकल दिख गई। जैसे लिमिट सिमेट्रिकल दिखेगी, मन से आत्मा, दो चीजें होती है बेटा इसमें ध्यान रखनी, या तो लिमिट सिमेट्रिकल दिखे या अंदर वाला फंक्शन इवन ऑड दिख जाए। कई बार होता है उल्टा कि लिमिट लिखिए, मान लो ऐसे लिखिए कि -1 से 3 और अंदर फंक्शन लिखा हुआ ऑड। ठीक है, तो हम इस लिमिट को कैसे तोड़ते हैं, मैं थोड़ी सी चीज बता देता फिर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो हम इस लिमिट को कैसे तोड़ेंगे, -1 से 1 प्लस 1 से 3, ऑड और ऑड। अब ये वाला जो ऑड बैठा हुआ है तो 0 हो जाएगा और इस वाले को हम सॉल्व कर ले जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या करना चाहा मैंने इसमें, बिल्कुल शानदार तरीके से आ गई। तो याद रखना, दो तरीके से प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना, या तो लिमिट सिमेट्रिकल या अंदर का फंक्शन इवन या ऑड। भाई देखो दूसरे वाली ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये तो आपको क्लिक नहीं करेगी, आपको क्लिक करेगी वही क्या कि लिमिट अगर सिमेट्रिकल है, लिमिट अगर सिमेट्रिकल है तो हम इवन नैनो के बारे में सोचते हैं। कभी भी हमें ये नहीं दिखता कि हम फंक्शन को ऑड इवन भी ऑब्जर्व करें। तो दो चीजें ऑब्जर्व करना, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में। खैर हमें g of fx चेक करना है, gx से ln x। हम क्या करें, g of f of -x निकाल देते, खत्म, हटा 52 सवाल। तो g of f of -x तो ये बन जाएगा ln of, ठीक है, और fx बैठेगा तो 2 माइनस मतलब प्लस इंटू एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ln में बैठा उल्टा चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का g of f(x). लो भाई ये भी ऑड आ गया, खत्म कहानी, करेक्ट। ये भी कैसा फंक्शन आ गया, ऑड आ गया। लिमिट सिमेट्रिकल फंक्शन ऑड, तो आंसर 0 आना चाहिए। log 3 log 1 log 2 log e। क्या शानदार तरीके से हमने log 1 को लिखा था। वैसे तो हम लोग को पहले ऑप्शन रीड नहीं करना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर हम ऑप्शन रीड कर लेते तो हम अपना दिमाग खुद ना लगा लेते कि इससे log 1 क्यों लिखा होगा। अरे भाई log 1 तो लिखा ही नहीं जाता है ना, लिखा गया तो वहां पे 0 लिखेगा। अगर उसने log 1 लिखा मतलब उससे सजाने की कोशिश करिए, और हम क्वेश्चन को देख करके छोड़ के आएंगे क्योंकि कितना बड़ा है, कंपोजिट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आंसर भी ln में आ रहा है, सारे दर्द हमारे जीवन में हैं जो जो वो पूछ लिए हैं उसने। तो ऐसा होता नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है -π से पाई, -π से पाई, पाई माइनस मॉड एक्स। अब आपको दिख रहा है मॉड एक्स बैठा हुआ है, तो फंक्शन कैसा है, ये इवन है। कैसा फंक्शन है, इवन है। तो अगर मैं इसे प्रॉपर्टी लगाऊंगा इवन वाली, तो बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to π, ठीक है, मॉडुलस ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से पाई में x माइनस पाई खुलेगा, ये पाई इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई, और अंदर खुलेगा x माइनस पाई टाइम्स ऑफ डी एक्स। ओ सॉरी, पाई माइनस एक्स ही रहेगा, पाई माइनस एक्स ही रहेगा भाई, x तो पाई से छोटा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मुझसे, इतनी गलती कैसे कर दी मैंने। ठीक है, पाई माइनस एक्स लिखा हुआ था, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, अरे यार पाई माइनस एक्स ही लिखेंगे, हटा, बार बार वही बन रहा है। ओ माय गॉड, मुझसे इतनी गलती क्यों हो रही है, पाई माइनस एक्स ही बनेगा। क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स ही बनेगा। तो बस खत्म हो गया, उत्तर आ जाएगा उत्तर 2 पाई इंटू
इसका x बनेगा, x की लिमिट लगाएगा तो पाई माइनस 0 बैठेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, लिमिट लगाएगा तो पाई स्क्वायर पाई 2 माइनस का 0 बनेगा। तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ये छोड़ेगा और माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ये छोड़ेगा। तो कट कटा करके आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर। कितनी आएगी? पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमने जेईई मेंस के क्वेश्चन को वर्कआउट करा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेवल मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे आता ही नहीं है हाई तवा मचाने वाले क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा पेपर आसान आएगा, मैथ्स का पेपर अच्छा आएगा। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है, आपने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, फिलहाल जो टाइम बचा है उस टाइम में आप इससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि आप लेक्चर्स को देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड लगती हैं वो कमेंट करते रहिए। कहीं पे भी कोई भी इशू आपको लग रहा है, फ्री है हमसे बात करने के लिए, हम आपकी रिप्लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको किसी भी सूरत में मेंस के लेवल के लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं करना है कि आप हाय तवा मचाए पड़े हैं। आपको प्रीवियस ईयर से एनालाइज भी करना पड़ेगा किस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। एनसीईआरटी में इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलते हैं, कोटा सिस्टम में हम लोग इसका नाम रखते हैं किंग प्रॉपर्टी। Why we say this is a king property? Because this is the most useful property and the most lovable property for the all the exams, ठीक है। एडवांस में क्वेश्चन जो आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, उसमें किंग के क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। मेंस में भी किंग के क्वेश्चन ठीक ठीक आते हैं। और भी जो आप एग्जाम देते हैं चवन्नी टाइप वाले, ठीक है, जय संतोषी माता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, स्पेसिफाई नहीं करूंगा किसी को, क्योंकि मेरा किसी से कोई पर्सनल खुन्नस तो है नहीं, ठीक है। क्या होती है? सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स। ऐसे याद रखना है, सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स। यूजुअली हम लोग 0 टू ए वाले को इंटरप्रेट करते हैं, तो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मीन्स के क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हमें इसको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। अब बात ये आती है कि हमें प्रॉपर्टी कैसे सर क्लिक करेगी। तो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं जिसमें हमको ये प्रॉपर्टीज क्लिक करनी ही चाहिए और कोई इसका ऑप्शन नहीं होता है। जैसे क्या है फंडा? 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एस कॉस एस। तो हमने क्या लिखा है, इसको आई लिख दिया मान लो, और यहाँ पे मैंने किंग लगा दिया। किंग मतलब प्रॉपर्टी 5 लगा दी। तो प्रॉपर्टी 5 कहता है हर एक्स की जगह पे सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स लिख दो। तो हमारा आई इक्वल्स टू बन जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स की जगह पे बैठेगा साइन क्यूब ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर बन जाएगा क्या बेटा कॉस क्यूब एक्स, नीचे क्या बनेगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। इफ आई कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, और मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 + 2, ठीक है। तो 1 + 2 जब करेंगे तो अपने पास राइट साइड बन जाएगा 2i, क्योंकि ये भी आई चल रहा था, ये भी आई, और सॉरी लेफ्ट साइड, और राइट साइड बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 इन दोनों का सम दैट इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और नीचे आ जाएगा साइन प्लस कॉस। कुछ आया समझ में क्या किया? तो ये जो हमने राम कहानी इतनी बड़ी लिखी ना, उसको हम एक ही लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से जूम यहाँ से जाएंगे और ऐसे पहुंच जाएंगे सीधे। इसको आई मानेंगे और यहाँ एक वर्ड लगाएंगे किंग एंड ऐड। किंग एंड ऐड, किंग एंड ऐड क्या कहता है? किंग मतलब यही फंक्शन, किंग लगा दिया तो साइन कॉस में बदल गया, साइन कॉस रह गया, कॉस साइन रह गया, मतलब नीचे वाला चेंज नहीं हो, और ऐड कर दिया तो देखो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन प्लस कॉस आ गया, ठीक है। तो किंग और ऐड की वजह से सीधे हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इस स्टेप पे पहुंचने के बाद हमने फिर फैक्टराइजेशन कर दिया, तो ये बन गया 0 से पाई बाई 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर कट जाएगा, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, तो बनेगा साइन प्लस कॉस एक टर्म, दूसरा बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का साइन कॉस, और नीचे बनेगा साइन प्लस कॉस, ठीक है, टाइम्स ऑफ डी एक्स। तो साइन प्लस कॉस साइन प्लस कॉस कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, यहाँ से बन जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस, और साइन कॉस को लिख दूंगा साइन 2x बाई 2, साइन 2x बाई 2 टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। इसको जब मैं मैनिपुलेट करूंगा तो यहाँ से अपने पास आ रहा है 2i इज इक्वल्स टू, आई की वजह से बनेगा पाई बाई 2 माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा,
साइन 2x का इंटीग्रेशन प्लस का कॉस 2x बाई 4 हो जाएगा और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये खत्म हो चुका है हमारा। तो 2y इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस का कॉस 2x पाई बाई 2 कॉस पाई -1 आ जाएगा, कॉस 0 -1 आ जाएगा, -2 बाई 2 -हाफ आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा, -हाफ। तो 2y इक्वल टू पाई बाई 2 -हाफ आ जाएगा, तो i इक्वल टू पाई बाई 4 -1/4 आ जाएगा, तो पाई -1/4 आ जाएगा। इसमें जो एक सिली मिस्टेक होती है बेटा वो ध्यान रखना है, इसमें एक सिली मिस्टेक होती है। तो जब हम किंग और ऐड यूज करते हैं ना, तो ये 2i वाला जो 2 होता है ना, इसको भूल जाते हैं। ये जो 2 चल रहा होता है ना, ये भूल जाते हैं। आदत में नहीं होता, थोड़ा सा मजबूर होते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे होते हैं उस समय, हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, सेलेक्ट नहीं हुई तो पापा डंडा मारेंगे, मम्मा चिल्लाएंगी, मोहल्ले वाले ताने देंगे, है ना, अगले साल फिर हमको किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, ये वो ऐसे दिमाग। तो ये सब थॉट प्रोसेस प्लीज डोंट कैरी when you are giving your examination, keep these all thoughts in your home। छोड़ के आइएगा वहाँ से, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से आएंगे, आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए, खतरनाक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इंजीनियर ही दुनिया नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये 2i वाला जो कंसेप्ट आता है, इस 2i का दर्द होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2i नहीं लगाया, देखो एक आंसर आएगा पाई माइनस 1/2 जो कि ये बैठा हुआ है। तो इसमें सिली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मैं लेने जा रहा हूं जो वो है क्वीन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्वीन प्रॉपर्टी। किंग के बाद में राजा को रानी से प्यार हो गया, तो लो भाई रानी आ गई। क्वीन प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्वीन प्रॉपर्टी कहता है बेसिकली ये किस लिए यूज होती है? लिमिट को कम करने के लिए यूज होती है। जैसे ये लिखा हुआ है 0 से 2a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। अब अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर था तो ये 2 टाइम्स बन गया 0 to a fx dx। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर है, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि अगर हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लिमिट को कम करना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लिमिट को कम करना है, तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? क्वीन प्रॉपर्टी का, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। तो अगर मैं इसमें लगाऊंगा क्वीन प्रॉपर्टी, तो आपको दिख रहा होगा पाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस कॉस, ये साइन का क्यूब, मतलब यहाँ पे मैं पुटी कर देता हूँ। तो अगर मैं साइन की जगह पे पाई माइनस एक्स रख करके उसका होल क्यूब करूँगा और कॉस की जगह पे पाई माइनस एक्स करके उसका होल क्यूब करूँगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस का साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो देखिए अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, तो जो ये इंटीग्रेशन दिया गया था, इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो अगर ये साइन पाई क्यूब पाई माइनस एक्स कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स के बराबर आ रहा है बेटा, तो ये जो लिखा हुआ है इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अ गुड क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअली गुड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक दिख रही है। 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट कल हम लोगों ने पढ़े थे। तो 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स से। तो अगर हमें सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? 10x को t मानना होगा। अगर मैंने 10x को t माना तो देखो लिमिट 0 से 0 चली जाएगी। करेक्ट है, 10x को अगर मैंने t माना तो लिमिट 0 से 0 चली जाएगी। इसलिए हमें किसकी याद आई? हमें क्वीन की याद आई। तो हमने क्वीन लगा करके इसकी लिमिट चेंज करी, 2 टाइम्स 0 to π/2 करी। अच्छा ऐसा क्यों किया? अब क्वीन लगेगी तो लगेगी नहीं लगेगी, वो कैसे चेक करा? तो वो चेक करने के लिए आपने देखा है कि 0 to π 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पाई माइनस एक्स करोगे तो सेम फंक्शन रहेगा। यानी क्वीन किंग लगाने पे फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्वीन वाली लगा दी, लिमिट को हाफ कर दिया। अंदर क्या आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया? वही यूज किया जो करते थे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? सेक स्क्वायर एक्स से। तो सेक स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या निकल के आ गया? अपने पास निकल के गया i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π। ऊपर बैठ गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बैठ गया? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ गया?
तो डायरेक्टली कभी नहीं करना है, वरना लिमिट 0 to 0 चली जाती है, तो कई लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं, 0 to 0 लिमिट आ गई, हमारा आंसर तो 0 आ जाएगा सर, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया होगा, यहाँ पे हमने 10x को t माना होगा। जब 10x को t माना होगा तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल, सॉरी π/2 है ये, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, करेक्ट है। ऊपर आएगा dt, tech स्क्वायर बैठा हुआ, और नीचे बैठेगा 1 + 3t स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो 2 टाइम्स आ गया tan इनवर्स ऑफ √3t, करेक्ट है, डिवाइडेड बाई √3, और लिमिट चली गई 0 से इनफाइनाइट, तो 2/√3 बाहर आ गया। तो आंसर है ऑब्वियस सी बात है 2/√3 से कटने में कट ना जाए। इनफाइनाइट रखोगे तो π/2 बनेगा, और 0 रखोगे तो 0 बनेगा। ये आ जाएगा अपने पास i की वैल्यू। तो यहाँ से अल्टीमेटली i सॉल्व करके कितना आ गया, π/√3, π/√3। दिस इज ऑल्सो अ जेईई मेंस क्वेश्चन, ठीक है, ये भी शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो केयरफुली आप आंसर को देखिए और मैनिपुलेशन को सीखिए। π/√3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, जो आते हैं उनको अच्छे से हम कर सकते हैं, तो प्लीज वर्कआउट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें याद होने चाहिए, ln sin x का 0 से π/2, किससे 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट चलनी चाहिए, 0 से π/2, 0 से π/2, ln sin x है, ln cos x है, तो -π/2 ln 2 होता है, लविंग इंटीग्रल है, याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। sin 2x के लिए भी सेम बनता है, tan और cot के लिए सेम लिमिट पे 0 आंसर होता है, एंड log एंड sec और cosic के लिए सेम लिमिट पे π/2 ln 2 होता है। यानी कि अगर ln sin x का इंटीग्रेशन है 0 से π/2, ln cos x का है तो -π/2 ln 2 याद होना चाहिए, ln tan x एंड cot x है तो 0, sec एंड cosic है तो प्लस का π/2 ln 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं जैक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी। जैक प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हमसे, इफ f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ t, करेक्ट है। ये जैक प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है विद अ पीरियड ऑफ t, देन 0 से nt fx सेम एज n टाइम 0 to t fx dx। पता है आपको कैसे, पीरियड है तो सेम शेप में रिपीट करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से मॉड साइन एक्स की बात कर लूँ, तो मॉड साइन एक्स का जितना आंसर 1 में आएगा उतना ही आंसर 4 में आएगा, तो ये 4 टाइम्स 1 का आंसर लिखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। फिर है a से a + nt fx dx, तो a का कोई रोल नहीं होता है, 0 से nt fx dx बनेगा वो, मतलब यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, mt से nt तक जाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा n और m का वो डिफरेंस लिखा जाएगा और 0 से t fx dx लिख दिया जाएगा। nt से a + nt लिखेंगे तो वापस से वही क्या 0 to a, क्योंकि nt तो कोई रोल ही नहीं प्ले करेगा, 0 to a fx dx आ जाएगा। a + nt से b + nt चलेंगे तो ये a से b fx dx आ जाएगा, क्योंकि इस nt का वापस से कोई रोल नहीं होगा, पीरियोडिक फंक्शन है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किसी भी एक ग्राफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, क्लीन कर देता हूँ अगर थोड़ा सा लग रहा हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, -1 से 2 e की पावर कर्ली ब्रैकेट x dx। अगेन मैंने सीधे जेईई मेंस के क्वेश्चन उठाए हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा उठाए हैं क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमने जो पढ़ रहे हैं उसका क्या एप्लीकेशन आ रहा है, कितना हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो -1 से 2 e की पावर कर्ली ब्रैकेट x आपको दिख रहा है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट x की वजह से पीरियड 1 आता है। तो अगर मैंने इसमें जैक प्रॉपर्टी लगाई तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 3 टाइम्स 0 to 1 e की पावर फ्रैक्शन x टाइम्स ऑफ dx। यहाँ से ये i इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा एंड दैट विल बी कम आउट टू बी 3 टाइम्स 0 to 1, तो 0 to 1 e की पावर फ्रैक्शन x को हम लोग लिख देंगे e की पावर x टाइम्स ऑफ dx। तो अल्टीमेटली जो i इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा हो जाएगा 3 टाइम्स e की पावर x का इंटीग्रेशन चला जाएगा 0 से 1, अल्टीमेटली i इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 3 टाइम्स e - 1, यानी फाइनल आंसर आएगा 3 टाइम्स e - 1। 3 टाइम्स e - 1 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअली मैंने आईआईटी का क्वेश्चन लिया है, मेंस का नहीं है, बट एज इट इज क्वेश्चन सर्च करके चिपक करके पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अपने पास क्या दिया है 0 से n पाई प्लस v मॉड cos x dx। तो देखिए हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, v की रेंज दे रखी है π/2 से पाई। अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली देखना। ठीक है, तो हमने इसको i इक्वल टू लिखा है 0 से n पाई v, इसको लिख दिया मैंने 0 से v प्लस v से v प्लस n पाई। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैंने ब्रेक किया। ठीक है, v एक ऐसा नंबर है 0 से पाई के बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने मॉड cos x लगाया और यहाँ पे मैंने मॉड cos x लगाया।
इसमें मैंने जैक लगा दिया। जैक लगा दिया, क्यों लगा दिया? क्योंकि मॉड कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है पीरियड इसका बेटा? पीरियड इसका पाई है। तो पाई पीरियड की वजह से मैंने इसको लिख दिया n टाइम्स 0 टू पाई, तो प्लस n टाइम्स 0 टू पाई। ठीक है, ये आ गया मॉड कॉस एक्स डी एक्स। और यहाँ पे बैठा हुआ है 0 से v। ठीक है, तो 0 से v मॉड कॉस एक्स डी एक्स। अब 0 से v मॉड कॉस एक्स डी एक्स है, v है अपना पाई बाई 2 से पाई, तो मैंने इसको लिखा है 0 से पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल पाई बाई 2 से v, ठीक है, मॉड कॉस एक्स। 0 से पाई बाई 2 से पॉजिटिव खुलेगा, तो बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस, चेक करते हैं ना कहीं गलती ना हो रही मुझसे। ठीक है, पाई बाई 2 से v में निगेटिव खुलेगा, तो बनेगा पाई बाई 2 से v माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, प्लस आगे बढ़ूंगा n टाइम्स, ये कॉस लिखा हुआ है ध्यान रखना, कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स से 0 से पाई है, ठीक है, तो n टाइम्स 0 टू पाई, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स प्लस फिर से पाई बाई 2 से पाई, या मत करो, इसको तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो हमें याद होना चाहिए। नहीं याद हो तो भी मैं थोड़ा सी चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये है मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। 0 से पाई बाई 2 में इसका जो एरिया होता है वो 1 होता है। 0 से पाई बाई 2 में मॉड कॉस एक्स का जो एरिया होता है वो 1 होता है, तो 0 से पाई में इसका एरिया कितना आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। ये वैल्यू 2 आ गई, इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2, यानी अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो आएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स पहला, प्लस पाई बाई 2 से v माइनस का कॉस एक्स प्लस 2n। इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो i इक्वल्स टू 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स से माइनस साइन एक्स बन जाएगी। लिमिट चली जाएगी पाई बाई 2 से v प्लस का 2n, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा 2n प्लस 1, v रखोगे तो ये बन जाएगा प्लस का माइनस साइन वी माइनस माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2n प्लस 2 माइनस का साइन वी, 2n प्लस 2 माइनस का साइन वी। ठीक है, 2n प्लस 2 माइनस का साइन वी, 2n प्लस 2 माइनस का साइन वी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। 2n प्लस 2 माइनस का साइन वी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2n प्लस 2 माइनस का साइन वी इज द करेक्ट आंसर। तो ब्रेकिंग देखना किस तरीके से की गई जैक प्रॉपर्टी, क्यों ये आई थी, क्वेश्चन अच्छा था। 0 से n पाई प्लस वी को मैंने 0 से v से v प्लस n पाई पुट किया, v का कोई रोल नहीं बचा क्योंकि पीरियोडिक विद पीरियड पाई था, पीरियोडिक विद पीरियड पाई था। n टाइम 0 टू पाई मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स लगाया 0 टू पाई तक सोचोगे तो ये एरिया और ये एरिया आया, ये 1 था, ये भी 1 था, तो अल्टीमेटली 2 हो गया। 0 से v हमारा पाई बाई 2 से पाई दौड़ रहा है, तो हमने इसको 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से v दौड़ाया। 0 से पाई बाई 2 में ये पॉजिटिव खुलेगा, पाई बाई 2 से v में निगेटिव खुलेगा, और इसको फर्दर इंटीग्रेट कर दिया अपन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, कोई फंक्शन कभी भी इनइक्वालिटी फॉर्मेट में दिया हो, 3 फंक्शन दे रखे, जैसे हम लोग सैंडविच थ्योरम पढ़ा था लिमिट में, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटी फंक्शंस में होती है सेम लिमिट्स के अंदर, वही इनइक्वालिटी उनके डिफरेंटिएशन में होती है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंटिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, बट ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के लिए। मेंस में मैं थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करता हूँ इसके क्वेश्चन को, कम एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं आता है, इसलिए मैं कवर भी कर रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम थी, ठीक है, किस लिमिट में? ए से बी लिमिट में, तो जो उसकी इंटीग्रल की वैल्यू होगी ए से बी के बीच में, वो मिनिमम वैल्यू इंटू बी माइनस ए और मैक्सिमम वैल्यू इंटू बी माइनस ए के बराबर होती है। अब ये कैसे आता है, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, यही समझा देता हूँ। देख लो, अगर हमारा एक फंक्शन था ए से बी के बीच में, कुछ ऐसा बना हुआ यूं, और ऐसे ले लेता हूँ यूं, ठीक है, ये ए था और ये हमारा बी था, तो ये जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो यहाँ पे आएगी। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा, वो ये पीला वाला रिक्वायर्ड एरिया होगा।
इसका रिक्वायर्ड एरिया जो ये लिखा हुआ है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इस एरिया को इस रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में देखा तो ये रेक्टेंगल का एरिया इस शेडेड एरिया से ज्यादा था। तो देखो ये वो रेक्टेंगल का एरिया रेड वाले का, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ ये कैपिटल एम को रिप्रेजेंट कर रहा हो बी माइनस है, तो बी माइनस इंटू कैपिटल एम, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, रेड वाला। इसी तरीके से जो ये ब्लू वाला एरिया होगा रेक्टेंगल का एरिया, ये जो ब्लू वाला मैं दिखा रहा हूँ बी माइनस से इंटू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कि स्मॉल एम को रिप्रेजेंट कर रही है, बी माइनस से इंटू हाइट, हाइट कितनी स्मॉल एम, तो देखो ये वो बैठा हुआ है बी माइनस इंटू स्मॉल एम। तो बी माइनस इंटू स्मॉल एम से एरिया से ये शेडेड एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो शेडेड एरिया इज ग्रेटर देन ब्लू वाला एरिया इज लेस देन द रेड वाला एरिया। क्लियर हुआ? अच्छे से देख लेना, ध्यान रखना, ये काम की चीज होती है, एस्टिमेशन में काम आता है। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए पे आएगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी बी पे आएगी। तो देखो ये मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये देखो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए से बी के बीच में, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो बी पे आएगी और जो मिनिमम वैल्यू वो लोअर लिमिट पे आएगी, जिसको हम लोग स्मॉल एम लिखे। मतलब यही चीज मैंने एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग केस के लिए अलग अलग लिख दिया। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, किस तरीके से सोचते हैं, थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो सब बताता हूं अभी। ओके, नेक्स्ट है कि किसी फंक्शन की जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी मॉड वैल्यू, वो उसके मॉड वैल्यू से हमेशा कम होगी, क्या बराबर होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये है एक ग्राफ ऐसे बना हुआ था, ठीक है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना था, ये A था और ये B था। ठीक है, ये मान ले 3 था, माइनस का होगा क्योंकि नीचे बैठा हुआ है, इसको 4 लिख दिया, इसको -2 लिख दिया और इसको 1 लिख दिया। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a to b fx dx, तो ये आंसर शुड बी कम आउट टू -3, क्योंकि नीचे बैठा हुआ है ये एरिया, -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 1। माइनस का 2 की जगह पे कुछ और ले लो, इसको -2 की जगह पे इसको लिख लो माइनस का 5। ठीक लग नहीं रहा, मान लेना। ठीक है, तो ये बन गया माइनस का 5 और प्लस का 1। तो देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, a to b fx dx, दैट विल बी कम आउट टू बी 4 5 3 1 -8 प्लस 5, तो माइनस का 3। ठीक है, अब इसको फील करना जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की जो मॉड की वैल्यू आएगी वो आएगी -3 विच इज लेस देन इक्वल टू, अब मॉड ऑफ एफ एक्स, सॉरी ये डी एक्स से बाहर होगा, मतलब मॉड बाहर होगा, ये होगा मॉड एफ एक्स का डी एक्स। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं आएगी, मॉड एफ एक्स का डी एक्स। किसी फंक्शन का मॉड ले लो, तो जैसे तुम इस फंक्शन का मॉड लोगे इसे ऊपर भाग जाएंगे और जैसे ही इसे ऊपर भाग जाएंगे तो एरिया बन जाएगा 3 + 4 + 5 + 1। तो अगर मैं यहीं पे पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन a to b मॉड ऑफ fx dx बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी ये 3, ये 4, ये 5 और ये 5 4 9 3 12 और 1 13 13। तो देख 13 शुड बी ग्रेटर देन, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 13, तो 13 शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ -3। अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, तो इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ग्राफ कंप्लीटली above द एक्स एक्सेस हो या फिर कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सेस हो, दोनों केसेस में इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक, तीसरा है कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव था, मतलब जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव है, तो उसका किसी भी लिमिट पे जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेशन कैसा आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, कॉमन सेंस है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि b is equals to 0 to 1 dx upon 1 plus x square plus 2x की पावर 5 then b belongs to, b क्या बिलोंग कर रहा है हमें वो बताना है। ठीक, b किस चीज को बिलोंग कर रहा है हमें वो बात करनी है। उसने दे रखे ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना होगा, इसमें और कोई तरीका नहीं होता है। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एस्टिमेशन वाला आर्टिकल है। एक तरीका होता है कि हम इसको फंक्शन मान करके इसके नेचर को रीड कर लें कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है गिवन लिमिट में, और फिर चेक कर लें जो अपन ने पीछे ये आर्टिकल पढ़ा है अभी, ये वाला। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इनटू डिफरेंस ऑफ द लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू इनटू द डिफरेंस ऑफ द लिमिट। एक तरीका होता है इसकी जुगाड़ विद्या, ये जुगाड़ विद्या मैं आपको सिखाता हूँ। जो आपके पास बैठा है ना 1 + x² + 2x की पावर 5, ठीक है, आपके पास लिमिट है 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, तो ये क्वांटिटी कुछ भी हो जाए हमेशा बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, 1 + x² से। x कहाँ से कहाँ तक था हमारा, 0 से 1 था,
भाई 0 से 1 मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसको जोड़ रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा ना, 0 ले लेगा तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, इसे मैंने इक्वलिटी लगा दी मान लो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं, इसी को मैं फिर से सोचूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2x की पावर 5 ये हमेशा छोटा होगा बराबर होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर से। अब आप सोचोगे सर 3x स्क्वायर की थॉट क्यों आई आपको? थोड़ा सा इंटीग्रेशन आसान पड़ जाएगा इसको करते वक्त, और कोई रीजन नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन आसान पड़ेगा सिर्फ इसलिए। वहाँ पे एक्स स्क्वायर ले रखा था, 2x की पावर 5 को हटाना है तो 2x स्क्वायर से हटा दूंगा तो अल्टीमेटली 3x स्क्वायर आ जाएगा। सर बोलोगे सर हम यहाँ पे x की पावर 4 भी तो ले सकते थे, ले ले, अब क्वेश्चन भी तो सुंदर बने भाई, तेरे कहने से थोड़ी हो जाएगी चीजें हमें इस हिसाब से सजानी है जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में आसान हो। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास फाइनल इनइक्वालिटी जनरेट होकर के आई वो क्या आई वो देखिए, तो हमारे पास इनइक्वालिटी ये जनरेट करके आई कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 बेटा ये हमेशा छोटा होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर से, और ये हमेशा बड़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। इक्वालिटी कब होल्ड होगी मैं बात कर चुका हूँ, 0 पे होल्ड कर रही है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होल्ड करेगी इक्वालिटी, ठीक है। 1 पे भी कर जाएगी, 0 1 पे कर जाएगी, 1 पे नहीं, 1 पे ये नहीं करेगी, 1 पे ये वाली कर जाएगी, ठीक है, ओके। अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया अपन ने, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 ये छोटा हो गया, इसको नीचे लाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर नीचे लाएंगे लेस देन इक्वल्स टू 1/1 प्लस 3x स्क्वायर। अरे मेरे नवाबों भेजे में गया, तो सीखिए ये स्टेप कैसे मैंने सोचा, थिंकिंग, ये स्टेप कैसे सोचा वो सोचना है आपको। ध्यान इस चीज पे लगाइए, ध्यान इस चीज पे लगाइए कि हम इनइक्वालिटी क्रिएट कैसे करेंगे। ध्यान इस चीज पे मत लगाइए कि हमें आंसर लाना है, हमें इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट कर रहा है वो मैटर कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो खत्म क्वेश्चन, लो भाई इंटीग्रेट मार दो, किस लिमिट में मारना है 0 से 1, तो इसको भी इंटीग्रेट कर दिया 0 से 1, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया 0 से 1, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया 0 से 1, तो ये बन गया 10 इनवर्स x, 1 पे वैल्यू चेक करोगे तो 10 इनवर्स 1 π/4 आ जाएगा, ये बन जाएगा कितना 1/√3, 1/√3 10 इनवर्स √3x, 1 पे √3 π/3 √3 आ जाएगा, π/3 √3 आ जाएगा ये इसका इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा मैंने इंटीग्रेशन फास्ट कर दिया है, तो हमारी जो रेंज आ गई b की, ये b लिखा हुआ है, b ये हमारा b लिखा हुआ था b, ठीक है। तो b किसके बीच में आ गया, π/3 √3 से लेकर के π/4 के बीच में, तो π/3 √3 से लेकर के π/4 के बीच में, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। Okay, so let's begin with the next article, and the next article is the Leibniz theorem। सबको आता है डेरिवेटिव ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर कोई फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में गिवन है gx hx ft dt, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसका डेरिवेटिव होता है फंक्शनल वैल्यू एट द अपर लिमिट दैट इज f of hx इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट दैट इज h dash x। नेक्स्ट क्या आएगा, फंक्शनल वैल्यू एट द लोअर लिमिट दैट इज f of gx into the derivative of the lower limit that is come out to be g dash x। So functional value at the upper limit into the derivative of upper limit minus functional value at the lower limit into the derivative of lower limit, that is the formula for the Leibniz theorem। an important concept already हम लोगों ने एक दो चैप्टर्स में पीछे यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एमओडी में भी क्वेश्चंस करे इस पे, तो आपको ध्यान होने चाहिए कि Leibniz के थ्योरम को हम लोग यूज कर चुके हैं। प्रूफ मैं दूंगा नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, वी विल स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस। ओके, कम टू द क्वेश्चन। तो भाई साहब मेरे प्यारे नवाबों, मैंने पहला क्वेश्चन ही उठाया किसका, जेई मेंस का। अरे नवाब भाइयों ध्यान दें, इवैल्यूएट क्या, इवैल्यूएट लिमिट x approaches to 1 0 to x minus 1 whole square t cos t square dt upon x minus 1 into sin x minus 1। तो ऐसे क्वेश्चन के लिमिट का क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी लिमिट के टाइम में शायद किया होगा, मैंने आपको एमओडी में करवाया होगा। हम सबसे पहले लिमिट लगा के चेक करेंगे फॉर्मेट क्या रहा है, x अप्रोचेस टू 1 0 to 0 0, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया 0/0। अब 0/0 आएगा तो लॉपिटल होल्ड करेगा, लॉपिटल होल्ड करेगा तो ऊपर वाले पार्ट में क्या लगेगा, लैमिनीज लगेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो लगा दे भाई लैमिनीज।
नीचे वाले को ध्यान से देखना। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर ऐसे लिख दें तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको कोई कष्ट होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझना। इसको मैंने लिखा t इंटू कॉस टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस वन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हम लोगों ने लिमिट के टाइम पे पढ़ा था। लिमिट को सजाने के लिए नीचे अगर कभी भी नहीं समझाया होगा, भाई छूट गया होगा, तो मैं अब बता देता हूं। मैं बताता रहूंगा, खूब सारी चीजें आपको बताता रहूंगा कंटिन्यूअसली। क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो क्या हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। तो मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म को हटा दिया। कैसे हटा दिया? सजा करके हटा दिया। तो एक्स माइनस वन से ऊपर और एक्स माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई। अब मेरे लिए एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया जिसकी हमें लिमिट ऑलरेडी पता है, 1 आएगी। तो हम इसको तो छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स अप माइनस 1 रखोगे तो शून्य आएगा, सॉरी 0/0 आएगा। डेरिवेटिव लगाएंगे तो फंक्शनल वैल्यू एट द अपर लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एट द अपर लिमिट पावर 4 हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1। कुच्चू और पुच्चू साथ में ही बैठा ही हुआ है, करेक्ट है। लिमिट लगा दोगे तो एक्स अप्रोचेस टू 1 पे 0 इंटू 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा शून्य आना चाहिए। शून्य 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 शून्य। तो देखिए किस तरीके से जेईई मेंस क्वेश्चन पूछता है। सजा हुआ लगता है बट सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज टाइप ऑफ इजी प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। तो लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए वर्ड लिखा हुआ है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द लिमिट ऑन द इंटरवल 1 to 6। और अपने को कुछ मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये है फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन जिनको हम हैंडल करने की कोशिश करवा रहे हैं आपसे। ध्यान रखना फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन 4 बार आते हैं, फंक्शन में, डिफरेंशिएबिलिटी में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एओडी के अंदर या डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे एक टर्म ये दे रखा है और एक टर्म ये दे रखा है। हमसे पूछा क्या, ध्यान दे देना, एफ ऑफ 5 निकालना है, एफ डैश ऑफ 5 निकालना है, एफ डैश ऑफ 5 निकालना है, एफ डबल डैश ऑफ 5 निकालना है, एफ ऑफ 5 और एफ डैश ऑफ 5। तो हम जो कैलकुलेट कर पाते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला वाला टर्म दे रखा होता है इक्वालिटी में, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक किया? 2 से 5, 2 से 5। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो बन जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2। 2 से 5 में कर सकते हैं, 1 से 6 से कोई दिक्कत नहीं। शुड बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा दे रखा है, कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। इंटीग्रेट करने में कोई टेंशन नहीं आएगी क्योंकि 1 से बड़ा दे रखा है। तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। यहाँ से एफ ऑफ 5 आ जाएगा। एफ ऑफ 5 किससे बड़ा आ जाएगा? 3 प्लस एफ ऑफ 2, 8 3 11। तो एफ ऑफ 5 11 से बड़ा आ गया, ठीक है। एफ ऑफ 5 11 से बड़ा आ गया। तो एफ ऑफ 5 11 से बड़ा आ गया तो ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सबसे पहले तो हमने इसको कैंसिल किया, ठीक है। अब मैंने एफ डैश ऑफ 5 निकाला यहाँ से। तो एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी एफ डबल डैश ऑफ एक्स बड़ा था 4 से, फिर से मैंने इंटीग्रेट कर दिया। फिर से मैंने 2 से 5 भी लिया है, 2 से 5 भी लिया है। 2 से 5 क्यों ले रहा हूँ? 2 से 5 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश ऑफ 5 माइनस एफ डैश ऑफ 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 4 इंटू 5 माइनस 2, 12 आ जाएगा। 3 चौको 12, ठीक है। यहाँ से एफ डैश ऑफ 5 आ जाएगा तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 प्लस एफ डैश ऑफ 2 10, 12 5 17 आ गया। यानी एफ डैश ऑफ 5 17 से बड़ा है और एफ ऑफ 5 11 से बड़ा है। तो एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश ऑफ 5 28 से बड़ा होगा। 17 और 11 28 से बड़ा होगा, यानी ए आंसर करेक्ट है। एफ डैश ऑफ 5 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 5 20 से छोटा होगा। एफ डबल डैश ऑफ 5 के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एफ डबल डैश 4 से बड़ा है। तो एफ डबल डैश ऑफ 5 भी 4 से तो बड़ा ही होगा। 4 से बड़ा 11, तो 15 से बड़ा होगा, 20 से छोटा होगा, कमेंट नहीं कर सकते अपन। एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश ऑफ 5 26 से छोटा होगा। 28 से बड़ा आ चुका तो 26 से छोटा नहीं होगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर कम आउट टू बी आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अगर हमें कभी एरिया निकालना होता है तो बहुत छोटे छोटे हम स्ट्रिप्स बनाते हैं। अगर आप लोग को याद हो उसका मेथड थोड़ा सा, तो ये छोटे छोटे स्ट्रिप में जो ऊपर वाले ट्राइंगल्स है ना, इनके एरियाज गायब हो जाते हैं। जब हम इनका लिमिट का सम लिखते हैं ऐसे लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में, हर एक पार्ट की वैल्यू होती है बी माइनस ए बाई एन।
ठीक है। एस एन जो डिनोट करता है वो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एच। तो अगर ये बहुत इनका सम करते जाएंगे तो ये जो मैंने अभी पीछे किया है, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट बेसिकली, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट बेसिकली बेटा इन रेक्टेंगल्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, इन रेक्टेंगल्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी सी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत डीप थ्योरी में नहीं जा पाऊंगा बेटा, टाइम कम है। इसमें क्या होता है ना कि जब ये रेक्टेंगल्स का सम आप लोग कर रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे जो ऊपर के ट्रायंगुलर एरियाज होते हैं ना, कर्विलिनियर ट्रायंगल्स, इनके एरियाज छूट जाते हैं। तो इनके एरियाज को कवर करने के लिए हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, एन को बहुत छोटा कर देते हैं, एन को बहुत छोटा कर देते हैं, एन को बहुत बड़ा कर देते हैं, इनफाइनाइट। तो एन को बड़ा करते ही, एन को बड़ा करते ही देखो ये बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा। तो जैसे हम एन को इन्फिनिटी तरफ टेंड करेंगे, एच जीरो की तरफ टेंड करेगा और एच जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये जो स्ट्रिप्स का एरियाज है, ये जो रेक्टेंगल्स बने, ये लाइंस में कन्वर्ट होते जाएंगे। लाइंस में कन्वर्ट होते ही ये जो ट्राइंगुलर कर्व ऊपर बचे हैं, इनके एरियाज का सम जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक का जो हमें शेडेड एरिया चाहिए, ये पूरा ए से लेकर के बी तक का ये जो एरिया चाहिए, करेक्ट है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करने जाएगा? ये एरिया रिप्रेजेंट करने जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एसन को, जिसको हम बोल रहे हैं बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। आया? तो लिमिट एज अ सम की लिमिट को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं वो आता है, ठीक है। इसको जनरलाइज करके फॉर्मुला लिखेंगे तो देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एसन का फॉर्मुला बनेगा आर इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। आर एच की जगह पे लिखेंगे बी माइनस ए बाई एन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए आर बाई एन, ठीक है। फॉर्मुला डेरिवेशन चल रहा है। तो यहाँ से अपन कंक्लूड करेंगे तो ये जो वैल्यू होती है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अभी अपन ने पीछे डेराइव करा इसको, ए और बी को अगर हम ए को 0 बी को 1 ले लेते हैं तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n माइनस 1 आर इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 1 बाई एन एफ ऑफ आर बाई एन जो होता है वो बेसिकली 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिख जरूर दिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम भी दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन, ओके, इसका ले लें, पढ़ने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, नोट्स में भी आपके पास रहेंगी। इसका ले लें। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो समझेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो देखते हैं ना। जो ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये जो सिग्मा दे रखा है ना, सिग्मा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, पहली चीज। दूसरी चीज है ये जो आर बाई एन होता है, आर बाई एन, इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग एक्स से, किससे? एक्स से। तो देखो एफ ऑफ आर बाई एन था जिसको मैंने एफ ऑफ एक्स बना दिया। ये जो 1 बाई एन का टर्म है, थर्ड है जो ये 1 बाई एन का टर्म है, ठीक है। जो 1 बाई एन का टर्म है ये बेसिकली बाहर बैठता है, ठीक है, अंदर बैठा दी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यूजुअली हम लोग इसको बाहर बैठाते हैं। मतलब हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? हम लोग इसको यूं पढ़ते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 इंटू 1 बाई एन और अंदर बैठता है एफ ऑफ आर बाई एन। ये फॉर्मेट होता है। तो समेशन इंटीग्रेशन में बदलता है, आर बाई एन एक्स में बदलता है, 1 बाई एन डी एक्स में बदलता है, ठीक है। और लोअर और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, तो जो लोअर लिमिट ऑफ समेशन होती है ना उसको n से डिवाइड करो और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, तो देखो आ जाती है लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट होती है उसको भी n से डिवाइड करो और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाई n, और पांचवा पॉइंट आता है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समेशन वाले पार्ट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी नथिंग एल्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अपर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट्स होते हैं जिससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट वेरी फास्ट सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। ओके, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन दे रखा है, तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है वो ध्यान से देखिएगा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, समेशन, ठीक है, n प्लस आर, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 से जनरल टर्म n प्लस आर दिख रहा है, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिख रहा है। अब कहानी आती है आर कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, तो 1 से तो शुरू हो रहा है। आखिरी वाले टर्म को जरा ध्यान से देखना, 3/5n आया है, तो बेटा देख 3/5n को हम कैसे लिख रहे हैं? हम इसको लिख रहे हैं n प्लस 2n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। तो देखो नीचे बन गया 5n स्क्वायर, ऊपर बन गया 2n, ऊपर बन गया 3n, एक n कट गया, 3/5n आ गया। तो बेसिकली समेशन कहाँ से कहाँ तक गया? r इक्वल टू 1 से लेकर के 2n तक। क्लियर? n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट दे रहे हैं, उस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको बाहर क्या चाहिए बेटा, एक 1/n चाहिए। तो मैंने एक 1/n बाहर चिपका दिया, समेशन r = 1 to 2n लेके, ठीक है, 1/n चिपका दिया। अंदर r/n चाहिए, तो ऊपर से ना नीचे से n स्क्वायर बाहर निकाला, तो ऊपर से n बाहर निकाला तो 1 + r/n आया, नीचे से n स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 + r²/n² आया, ठीक है। एक n से एक n कट गया, सॉरी n स्क्वायर से n स्क्वायर काट दो, और ये n तो मैंने ऑलरेडी बाहर ले ही रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं लिमिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें, डेफिनेटिगेशन लिमिट एज ए सम में, सॉरी डेफिनेटिगेशन लिमिट एज ए सम में। तो अपने पास क्या आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r = 1 to 2n 1 + r/n डिवाइड बाई 1 + r/n का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मान लूँ कंफर्टेबली, अच्छे से मान लूँ, ठीक है। अब आते हैं जो स्टेप मैंने बोला था, करेक्ट है, समेशन दिया हुआ था, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू 1/n दिया हुआ था, dx में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 1 + r/n दिया है, x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1 + x आएगा अपॉन 1 + x² आएगा। r 1 से 2n जा रहा है, तो लोअर लिमिट होगा 1/n एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मतलब 0, और अपर लिमिट आएगी 2n/n तो 2, तो 0 से 2 1 + x अपॉन 1 + x² dx। अलग अलग लिख देते इसको, तो बन गया 0 से 2 1 अपॉन 1 + x² एक टर्म आ गया, प्लस का 2x 1 + x² 1/2 और 0 से 2, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ठीक है। लिमिट जाएगी 0 से 2, ये लिखा है 1/2 ln of 1 + x², और लिमिट जाएगी 0 से 2, यानी जो अल्टीमेटली आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा सॉल्व करके, वो आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 इंटू ln 5, tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 इंटू ln 5, ठीक है। चेक करते हैं आंसर है क्या, tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 ln 5, tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 ln 5, tan इनवर्स 2 माइनस 1/2 ln 5, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केयरफुली देख लीजिए, किसी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मेरे नवाबों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से खूब मेहनत करो, जम के मेहनत करो। होता है ना कि मेहनत इतनी जम के करो कि सफलता आपके कदम चूम ले। फॉरगेट, आई डोंट मतलब मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड माई भावना, माई भावना मीन्स माई फीलिंग्स, नॉट भावना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द भावना ऑफ द व्हाट आई वांट टू एक्चुअली एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, बट स्टिल, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो अपन ने डायरेक्ट वाला कर दिया, एक क्वेश्चन ऐसा आता है पावर फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखने में पेपर में जब हम क्वेश्चन वाइज देखते हैं तो हमको तो लगता है सर ये तो लिमिट का क्वेश्चन था, हमें कैसे पता चलेगा लिमिट है सम का क्वेश्चन है। तो भाई थोड़ा सा तो थॉट प्रोसेस चलाना ही पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको y मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, y मान लिया। जब हमने इसको y मान लिया तो अपने पास लिखा हुआ था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n फैक्टोरियल बाई n लिखा हुआ है। तो देखो उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ n/r, और r मूव करेगा हमारा 1 से n तक की पावर 1/n, दोनों साइड लॉग ले लो। जब भी पावर फॉर्मेट में लिमिट का क्वेश्चन आता है तो मस्ट रिमेंबर हमें क्या करके सॉल्व करना है, हमें लॉग लेकर के सॉल्व करना है, हमें लॉग लेकर के सॉल्व करना है, इस चीज को दिमाग पर रखना अपन, ठीक है। तो दोनों साइड अपन ने क्या लिया, लॉग ले लिया। तो अपने पास आ गया ln y, ln y इक्वल्स टू आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n बाहर कूद गया। ये जो प्रोडक्ट है ये समेशन में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट समेशन में। जब भी लॉग लेकर के प्रोडक्ट में अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है लॉग लेते हो तो हमेशा वो किसमें कन्वर्ट होता है, समेशन में। हो सकता है मैं एमओडी में ये चीज बताना भूल गया हूं तो मैं अब बता दे रहा हूं आपको, मेरे हर पॉइंट को ध्यान रखना। कई चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम में बेटा तो बहुत सारी चीजें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बताना नहीं चाहते, हमने बताया नहीं है इंटेंशनली, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको मुझे अगर बोलो तो मैं तो तुमको कंटिन्यूअसली पढ़ाता रहूं, दिन रात पढ़ाता रहूं, तुम पढ़ो बस, ठीक है, और सेलेक्ट हो अच्छी जगह पे अच्छे कॉलेजेस में, ठीक। तो 1/n आ जाएगा और ये जो समेशन था और ये अंदर वाली क्वांटिटी ln में कन्वर्ट हो जाएगी, बन जाएगी ln ऑफ n/r, क्लियर। और r का समेशन कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर के n तक। तो हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको लिमिट में, लिमिट एज ए सम को डेफिनेटिगेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपने पास बन गया ln ऑफ x टाइम्स ऑफ dx, r 1 से चल रहा है तो लोअर लिमिट 0, n तक जाएगा 1 तक,
एलएनएस का इंटीग्रेशन होपफुली आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एलएनएस का इंटीग्रेशन होपफुली आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, ठीक है। तो एल एन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा पहले इंटीग्रेट कर दो बाद में लिमिट लगा देना। तो एल एन का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा x इंटू एल एन एक्स माइनस वन, लिमिट चली जाएगी 0 से 1। तो यहाँ से आई गेट द वैल्यू एल एन वाई इक्वल टू 1 इंटू एल एन वन 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया माइनस 0 आ गया, तो y इक्वल टू 1/e आ गया। जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपके क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next article we are covering over here the reduction formula in the definite integration। बेटा रिडक्शन फॉर्मूला इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस के लिए मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेड करता हूँ कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि एडवांस के लिए आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। मेंस में भी ये अच्छा आर्टिकल है और आता है आर्टिकल, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं आता ये आर्टिकल। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि आर्टिकल मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन जो प्रस्तुत किया है वो आईटी का क्वेश्चन है बेसिकली, और शायद मेंस में भी पूछा गया, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया गया। तो मेरी ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जेईई मेंस कई बार आईटी के क्वेश्चंस को चुरा रहा है कंटिन्यूअसली। मैं चुरा रहा वर्ड ना बोलूँ, मैं ये बोलूँ कि कॉपी पेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा चीप लगता है द वर्ड चुराना, बट इफ आई एम टेकिंग यूजिंग द वर्ड कॉपी पेस्ट तो दैट इज मोर सोफिस्टिकेटेड एज कंपेयर टू द चुराना, ओके। So this is the copy paste question of from JEE Advanced. Okay, what he is expecting from you to simplify this thing and get the value of alpha. Alpha is nothing is I2 by I1. Okay, so let's begin with the I2. From here I will start I2. ठीक है, I2 से अपन ने स्टार्ट करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया, पावर में 101 है या पावर में 100 है, तो मैंने क्या किया उसकी पावर को 101 बनाया। तो जब मैंने पावर को 101 बनाया बेटा तो मैंने इसको ऐसे बनाया, अच्छे से देख लेना, केयरफुली समझ लेना, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। कैसे पूछोगे, अरे लाइक शेयर करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज है। बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मोशन की पूरी टीम आपके साथ खूब मेहनत करती है, बट वो तभी करेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोर एंड मोर शेयर करिए, मोर एंड मोर लाइक करिए, बहुत एडवांटेज होगी। कई बच्चों को, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो फी पे कर पाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पैसा लेकर के बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, हम टोटली आपके साथ लगे पड़े फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आइए ओपन करेंगे इसको, तो देखिए 1 के साथ ये बैठेगा, 1 के साथ जब ये बैठेगा तो ये I1 बन जाएगा, तो मैंने इसको I1 लिख दिया, माइनस जो दूसरा टर्म बचा उसको देखिएगा, x की पावर 50 बचा है, x की पावर 50 को मैंने ब्रेक किया x इंटू x की पावर 49, हिंदी नंबरिंग आती होगी, ऐसा मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 101। तो ये हो गया x इंटू x की पावर 49 इंटू दिस। अब जरा इन दोनों में बाई पार्ट्स लगा दो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक, क्योंकि ये लविंग है, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मेट आ गया, माइनस को भी चाहो तो अंदर ले लेना या मत लेना, ठीक है, आपकी चॉइस है वो। तो I2 इज इक्वल टू आ गया I1 माइनस, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो अपने पास था क्या, इंटीग्रल 0 से 1, मान लो इस वाले पार्ट को मैं कुछ लिख देता हूँ, I लिख देता हूँ I, ठीक है, और उस I को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू x इंटू एक्स की पावर 49 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100। चेक करना गलत ना हुआ, हाँ यहाँ 100 आएगा, 100 होगा, क्यों, अरे भाई 101 था ना, उसको तोड़ा मैंने, 101 था तो 100 में आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको बाई पार्ट्स लगाया, इसको सेकंड फंक्शन माना, इसको फर्स्ट फंक्शन माना और इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है x इंटू, ठीक है, इसको t मानोगे dt बैठा हुआ है, इसको t मानूंगा ये dt बैठा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 100, ठीक है, t की पावर 100 मतलब t की पावर, तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 अपॉन 101 इंटू डेरिवेटिव में 50 आएगा, ठीक है, और माइनस साइन के साथ आएगा और लिमिट जाएगी 0 to 1। चेक करना गलत ना हुआ, दिखा दो क्या कैसे आया, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, किसी को ना आया तो देख ले। अपन ने क्या किया, अपन ने 1 माइनस एक्स की पावर 50 को t माना बेटा, माइनस 50 एक्स की पावर 49 dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो हमारा जो ये वाला पार्ट था ये बन गया, इसकी वैल्यू dt में चली गई, ये बन गया t की पावर 10 इंटू dt अपॉन 50 विद अ माइनस साइन। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा t की पावर 100 का, तो t की पावर 101 अपॉन 101, ये 50 ऑलरेडी बैठेगा, ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी लगेगा और t की जगह पे 1 माइनस एक्स की पावर 50 बैठ जाएगा, ठीक, माइनस सेम 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा
1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 आएगा, 50 की पावर 101 आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 आएगा, की पावर 101 आएगा, और नीचे आएगा अपने पास जो ये लिखा हुआ है दैट इज 5050 और टाइम्स ऑफ dx आएगा, और लिमिट जाएगी 0 to 1। ठीक है, इसमें 1 रखोगे 0 आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा, मतलब अल्टीमेटली ये 0 दे देगा। तो जो i आपके पास आ जाएगा वो बेसिकली आ जाएगा प्लस ऑफ दिस थिंग, और ये लिखा हुआ है i ऑफ 2 अपॉन 5050, यानी जो i की वैल्यू थी वो आ गई i2 अपॉन 5050। तो अगर हमने यहाँ पुट कर दी तो i2 इज इक्वल्स टू आ गया i1 माइनस का i2 अपॉन 5050। यहाँ से एक साइड पे ले जाएंगे तो बनेगा 5051 अपॉन 5050 टाइम्स ऑफ i2 इज इक्वल्स टू i1। यहाँ से अगर मैं अल्फा आपसे एक्सपेक्ट करूँगा तो वो है i2 बाई i1, तो उसकी वैल्यू आएगी 5050 अपॉन 5051। ठीक है बेटा, तो 5050 अपॉन 5051, 5050 अपॉन 5051, 5050 5051, आंसर बी आ जाएगा। तो ये भी शायद जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अल्फा की फॉर्मूला थी, क्योंकि आईआईटी ने तो ऐसे नहीं पूछा था, आईआईटी ने सब्जेक्टिव फॉर्मूला में पूछा हुआ इस क्वेश्चन को, उसको उसने फ्रेम किया है। तो ध्यान रखिए क्या किया गया, किस तरीके से हमने रिडक्शन हायर डिग्री पावर्स के लिए होता है, हायर डिग्री पावर्स है तो बाई पार्ट्स का यूज करके मैक्सिमम केसेस में सॉल्व होती है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा वॉलीज फॉर्मूला फॉर द डेफिनेट इंटीग्रेशन। वॉलीज फॉर्मूला ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, आई ऑफ एम एन। आई ऑफ एम एन क्या है वो मैं बता देता हूँ। आई ऑफ एम एन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है एक्चुअली में 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर m इंटू कॉस एक्स की पावर n, ठीक है, टाइम्स ऑफ डी एक्स। ये है आई एम, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, क्या होती है, m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 डैश डैश डैश, ठीक है, इंटू n माइनस 1 n माइनस 3 डैश डैश डैश, ठीक है, m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डैश डैश डैश, ठीक, 2 और 1 2 और 1 2 और 1 जो भी पहले आ जाए, ठीक है, इंटू पाई बाई 2 जब दोनों इवन हो, या फिर इंटू 1 होता है। यहाँ पे भी 2 इंटू 1 तक आता है, 2 या 1 तक आता है, 2 और 1 जो भी आ जाए, 2 और 1, और इसमें भी 2 और 1। बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, ठीक है, होपफुली आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, तो इससे बहुत पैनिक मत होइएगा इस फॉर्मूले को लेकर के, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, वरना यूजुअल बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो 2 और 1 2 और 1 2 और 1 का फॉर्मेट चलता है, 2 और 1 2 और 1 2 और 1 का फॉर्मेट चलता है, ठीक है। और आई एम एन जो होता है वो 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एक्स डी एक्स होता है। अगर एम और एन, ठीक है, दोनों इवन है तो पाई बाई 2 बैठेगा, और अदरवाइज 1 बैठेगा, तो आइए वॉलीज फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन लेते हैं। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। शायद ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, शायद, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, तो लेट्स चेक इट। हमने क्या किया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आप सोचोगे सर इसको देख के तो हमें नैनो प्रॉपर्टी की याद आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, तो नैनो प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं भाई। तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये बन गया साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर इंटू साइन मतलब कॉस आ गया पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इवन ऑड भी अब चेक करूंगा पहले। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस, तो साइन स्क्वायर आएगा, और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब आएगा। चेक कर लेना गलत ना हुआ, यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन सर ऑड है, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन सर इवन है। तो अगर ये ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्या बचा हमारे पास, आई इज इक्वल टू इवन है तो 2 टाइम्स बैठेगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 जाएगी, अंदर साइन स्क्वायर एक्स आएगा इंटू कॉस क्यूब एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स आएगा। अब इसको देख करके किसकी थॉट आएगी, इसको देख करके वॉलीज की थॉट आएगी। तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स। तो आइए, स्क्वायर और क्यूब है मतलब दोनों इवन नहीं है, तो पाई बाई 2 नहीं बैठेगा, 1 बैठेगा। फॉर्मूले में क्या बैठेगा, 2, देखिए फॉर्मूला 2 माइनस 1, ठीक है, तो 2 माइनस 1 पहले वाले में बैठ गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, छोड़ दिया इसको, पैक कर दिया। अगले में पहुंचा, अगले में कितना है 3, तो क्या बैठेगा यहाँ पे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 आ गया। मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था 2 या 1, मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने लिखवाया था
2 या 1 जो भी पहले आ जाए, 2 या 1, क्या लिखा है 2 या 1, 2 और 1, या तो 2 या तो 1 जो भी पहले आ जाए पहले टर्म के अंदर, -1 और -1 करते ही, ठीक है। तो ये आ गया 2 - 1, ये आ गया 3 - 1, नीचे आया m + n कितना है 5, तो 5, ठीक है, इनटू नीचे देखो ऊपर चलता है ऑड का डिफरेंस, नीचे चलता है इवन का डिफरेंस, तो 5 - 2 3 आ गया, 5 - 2 5 - 4 1 आ गया, ठीक, इनटू 1 आ गया, यानी जो अल्टीमेटली आई की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2 × 1 × 2/5 × 3 × 1, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया आई 4/15। तो आई कितना आ गया, आई आ गया 4/15। वी हैव द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस तरीके से फॉर्मूला लगाया गया ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, पीछे वाला का स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट ले लेना, और नोट कर रहे तो आप देखते चले। नवाबों ध्यान से मेहनत इतनी शिद्दत से और इतनी शांति से करो कि कामयाबी क्या कोहराम मचा दे, ठीक। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मुझे लगता है ये भी शायद जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे। भाई साहब ध्यान रखिएगा कि ये जो x बैठा होता है ना, बगल में फंक्शन होता है, ये x एक दर्द देता है, इस x को हटाने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किंग एंड ऐड, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। तो इसको अगर मैंने i मान रखा है तो अपन किंग और ऐड लगाएंगे, तो अपने पास आएगा 2i = 0 से πx। कैसे कर रहा है ये पूरा करके दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को ये स्ट्राइक ना करे कि सर ने किंग और ऐड कैसे यूज कर दिया। तो आइए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो मैंने इसको लिखा i = 0 to πx इंटू साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x। मैंने इस पर किंग लगाया, ठीक है। जैसे मैंने इस पर किंग लगाया, व्हाट आई गेट इट ओवर देयर 0 to π, x की जगह पे बैठेगा पाई माइनस x इंटू साइन की पावर 5 पाई माइनस x साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5 पाई माइनस x कॉस की पावर 6x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब मैं इतना तो मैं लग करा सकता हूँ भाई, अरे बड़े लोग हो अब तो, ठीक है। इसको उधर लिखेंगे तो ये बन गया पाई टाइम्स 0 to π साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। ये वही बन गया पाई माइनस पाई इंटू दिस थिंग बन गया, और माइनस का बन गया अपने पास इंटीग्रल 0 से π x इंटू साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x टाइम्स ऑफ dx। तो देखो ये वापस से i जनरेट हो गया, तो i = π इंटू दिस थिंग माइनस का i आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, एक साइड पे ले जाऊंगा, तो लिखा हुआ है 2i = π इंटीग्रल 0 से π साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x टाइम्स ऑफ dx। तो भाई लोगों अच्छे से ध्यान दें, तो अब यही स्टेप मैं आपको डायरेक्ट करके सिखा रहा था, किससे करा रहा था, किंग एंड ऐड से। ये लिखा हुआ है किंग एंड ऐड, तो देखो मैंने क्या किया है, किंग लगाया और इसको उठा करके यहाँ ले आया, तो बेसिकली ऐड ही तो करा है मैंने, आई में आई ऐड कर दो, तो दोनों साइड आई ऐड कर दो, बात तो वही है। तो किंग एंड ऐड क्या कहता है, ये किंग एंड ऐड कहता है कि अगर x बैठा है और बगल में फंक्शन बैठा है और किंग लगाने पे इस फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब फंक्शन जैसा था वैसा ही दिख रहा है, तो हम इस x को रिप्लेस कर देते हैं सम ऑफ लिमिट से। किससे, सम ऑफ लिमिट से। किसकी एप्लीकेशन है, किंग प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन। तो देखो किंग और ऐड करेंगे, अगर इसको मैं i मान के किंग और ऐड करूंगा तो राइट साइड तो 2i बन गया, लेफ्ट साइड तो 2i बन गया, x की जगह पे सम ऑफ लिमिट बोलो तो पाई आ गया, अंदर वाले फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक, समझ में आ गया, बस खत्म। अब तो क्या करना है यार, अब तो तुम बड़े हो गए हो, इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो i = क्या आ जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ भाई, तो i = आ गया कितना अपने पास π/2 आ गया, इसमें लग गया क्वीन लग जाएगा, तो फिर 2 आ जाएगा, लिमिट बन जाएगी 0 से π/2 साइन की पावर 5 कॉस की पावर 6 dx, 2 से 2 कट गया, फिर से i = आ गया, पाई आ गया बेटा। अब इसमें क्या लग गया, वॉलीज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, वॉलीज फॉर्मूला, फटाफट देखिएगा, ठीक है। 5 - 1 3, 5 - 1 4, ठीक है, 5 - 1 4, 5 - 3 2 आ गया, 2 रुक गया मैं, खत्म। 6 - 1 5, 6 - 3 3,
6 माइनस 5 1, ठीक है, नीचे आया 11, 11 माइनस 2 9, 7 5 3 1, तो 5 3 1, 5 3 1 कट गया, ये बन गया 4 दूनी 8, 8 पाई अपॉन 11 इंटू 9 इंटू 7, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 8 पाई अपॉन 99 इंटू 7, तो 99 इंटू 7 कितना आएगा ये 99 इंटू 7 63, 63 वन दा 63, 3 6 कैरी 63 और 6 69 693, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर 8 पाई अपॉन 693, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, ओके। So now this is the ending of the definite integration मेरे प्यारे बच्चों, this is the ending of the definite integration. We are covering, hopefully I am trying to give my best to you all and try to focus on the part which I want to cover. After completing this lecture, you people have to be mainly and only work out the previous year question. अपने notes को, अगर आपके पास notes है इस lecture के बाद, चाहे तो lecture के साथ या lecture के बाद आप अच्छे से revise कर लें और उसके बाद प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन को प्रोसीड करें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2020 और 2019 के सारे पेपर करें एक दिन के अंदर, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा तो, क्योंकि आपको थोड़ा सा पैटर्न में जो भी चेंजेस है वो इधर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि 2019 और 2020 पे जो क्वेश्चन का डिफरेंस होगा ना वो भी आपको दिखेगा, किस तरीके से उसको आप एनालाइज कर पाते हैं। तो इस चैप्टर के साथ नेक्स्ट मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में चीजें जितनी कवर करा सकता हूं उतनी कवर कराइए। थैंक यू सो मच, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें, और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।